नमस्कार दोस्तों, पीडब्ल्यू ओनली पर एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, हम हर हफ्ते हमारे इम्पोर्टेंट जो एमसीक्यूज हैं उनके बारे में डिस्कशन किया करते हैं, जिसमें हम जो पूरे हफ्ते के इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं उनसे बेस्ड क्वेश्चंस पिक करते हैं। इससे बेनिफिट क्या है? सीधी बात है कि एक हमारा रियलिटी चेक हो पाता है कि हाँ भाई, तैयारी कैसी चल रही है, और दूसरा हमें आइडिया लग पाता है कि किस तरीके से क्वेश्चन फ्रेमिंग होती है। तो कुल मिलाकर के आपकी तैयारी में कोई भी चूक ना हो, हर तरीके से हम अच्छे तरीके से आपको एफर्ट एंड सपोर्ट दे सकें, उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये एनालिसिस आपको वीकली बेसिस में मिलता है। तो चलिए बात करते हैं इस बारे में कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमारे पास में इस पर्टिकुलर वीडियो में अवेलेबल है। तो बने रहिए। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। आपके पास में स्टेटमेंट 1 और 2 दिए हुए हैं और फिर उसके बाद में अपने को असर्शन और रीजनिंग लगा करके आंसर देना है। ठीक है, पॉज कर लो, पढ़ लो अच्छे से। देखो इसमें स्टेटमेंट फर्स्ट, असम फ्रीक्वेंटली एक्सपीरियंसेस सीवियर फ्लडिंग एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ पीपल। फर्स्ट स्टेटमेंट है। सेकंड स्टेटमेंट, असम हैज मोर देन 100 रिवर्स, मैनी ओरिजिनेट फ्रॉम एक्सट्रीम रेनफॉल एरिया। अब हमें ये देखना है कि इन दोनों स्टेटमेंट्स में से सही कौन सा है, दोनों सही है या फिर एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं कि नहीं करते। अब देखो, पॉज करके अपनी तरफ से सोचो, इसका आंसर तो देखो परफेक्टली ए जाएगा। कारण क्या है इसका? देखो, असम की बात करें तो असम फ्रीक्वेंटली एक्सपीरियंस करता है फ्लड्स को, बिल्कुल, जिसकी वजह से लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ता है, घर बार छोड़ के जाना पड़ता है। परफेक्टली राइट। दूसरा, इसका कारण क्या है? दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि यहाँ पर बहुत सारी नदियां हैं जिनका ओरिजिन ऐसे एरिया से है जहां पर रेनफॉल बहुत ज्यादा होती है। तभी तो आप एकदम देख सकते हो कि ये दूसरा स्टेटमेंट पहले को जस्टिफाई करता है कि इतनी सारी रिवर्स है जो कि एक्सट्रीम रेनफॉल एरिया से ओरिजिनेट होती है, जिसकी वजह से असम में फ्रीक्वेंटली फ्लड्स आती रहती हैं। तो एकदम परफेक्ट मैच है, आंसर इसका ए हो जाएगा। ठीक है, अब इसका एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो ये कि न्यूज में क्यों अभी क्या असम में ब्रह्मपुत्रा रिवर और उसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं उनमें फ्लड आई, जिसके चलते 58 लोगों की डेथ तो हो चुकी है। बाकी ये अभी काउंट कंटिन्यू है। अब यहाँ पर असम के लिए हम जाने तो एक तो फ्लड्स बहुत ज्यादा आती रहती हैं यहाँ पर, आप देख सकते हो, जिसके चलते लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी, जान माल का नुकसान तो है ही, और अपने घर भी छोड़ने पड़ते हैं। इसके अलावा रिवर नेटवर्क बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। 120 से ज्यादा आपको रिवर्स मिल जाएगी जिनका ओरिजिन हैवी रेन रीजन से होता है, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, चाइना, भूटान। ये वो रीजन्स है जहां पर रेनफॉल आपको अच्छा खासा मिल जाता है, तो उसकी वजह से वहां पर वाटर सप्लाई अच्छी होगी तो फिर फ्लड्स आने के चांसेस हो ही जाते हैं। ब्रह्मपुत्रा रिवर इसमें मेजर, और उसकी जो मेन ट्रिब्यूटरीज है जिनका ओरिजिन आप देख सकते हो, एक तरफ मेघालय से, या फिर आप कह सकते हो कि पूर्वांचल वाले एरिया से, और एक आपका अरुणाचल प्रदेश वाले एरिया से ओरिजिन हो रहा है। ठीक है जी। अब आप देखो, इसमें पानी बहुत ज्यादा क्वांटिटी का आने की वजह से प्रॉब्लम है। इसके पीछे यहाँ की ज्योग्राफी, एक तो क्या है कि गुवाहाटी की तरफ अगर आप जाओगे ना तो वो एक लॉ लेइंग लैंड है, इस तरीके से स्ट्रक्चर है, सॉसर शेप। इसका मतलब यहाँ पर पानी एकदम से फ्लड्स के तौर पे आएगा ही। ठीक है, क्योंकि वैली वाला एरिया रह गया ना, फ्लड प्लेन्स है वहां पे, तो फ्लड्स आने के चांसेस रहते हैं, जिसकी वजह से वाटर लॉगिंग और पानी से डूबने की व्यवस्था बनी ही जाती है इनंडेशन की। इसके अलावा फ्लड कंट्रोल मेजर्स हैं वो पुराने हैं, 1960-1970 के दशक के। उनको ना तो प्रॉपरली मेंटेन किया जा पा रहा है, और एक टाइमली जो वार्निंग सिस्टम काम करना चाहिए, आज के समय में आपके पास में टेक्नोलॉजिकल सिस्टम है कि यहाँ पे रेनफॉल के बारे में आप प्रोडिक्शन लगा करके समय से आप लोगों को अवेयर कर दो, तो वो चीजें अभी भी अपडेटेड नहीं है ना, इस वजह से प्रॉब्लम है। और ह्यूमन एक्टिविटीज, जैसे कि मान लो ये रिवर फ्लो हो रही है, उस रिवर में जब सर्दियों के टाइम पे कम पानी रहता है, वहां पर आप देखते हो कि प्लेन एरिया में आकर के लोग कंस्ट्रक्शन करना शुरू कर देते हैं, और फिर वहां पर बाढ़ के टाइम पे वो पूरा पानी घरों के अंदर घुस जाता है, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी होती है। तो कहने का मतलब, एक तरीके से रिवर बेड में जाकर के कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स कंटिन्यू करना, रोड बिल्डिंग बनाना, ये भी प्रॉब्लम का कारण है। मतलब एक तरीके से वहां की नेचुरल एस्पेक्ट भी है, और दूसरा एंथ्रोपोजेनिक एस्पेक्ट भी यहाँ पर फ्लड्स में इंक्लूड हो जाता है। अगला सवाल, which of the following applications of genome editing are correct? First, developing personalized medicines. Second, restoring endangered species. Third, enhancing crop yield. Fourth, enhancing breeding and seed production of fishes. बताओ भाई करेक्ट आंसर क्या है, पॉज करके देखो। चारों चीजें है ना, ये जीनोम एडिटिंग से बिल्कुल पॉसिबल है। जीनोम एडिटिंग क्या होता है ये आपको एकदम बेसिक पता होना चाहिए। हमारी बॉडी की बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट में हम जीन्स की बात करते हैं, जो कि हमारा एक ट्रेट डेवलप करता है कि हाँ जी, आप कैसी क्लाइमेट में रहते हो, कैसी सिचुएशंस आप फेस कर रहे हो,
उसके लिए आपकी बॉडी फिर खुद को अडेप्ट भी करती है। तो ऐसे में जब परिस्थितियां बाहर की चेंज हो रही है, जहां पर क्लाइमेट चेंज हो रहा है, सीवियर हीट के केसेस आ रहे हैं, बहुत सारी ठंड पड़ रही है, तो ऐसे में अगर हमें सरवाइव करना है या फिर हम हमारे रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना चाहते हैं, तो ऐसे में हमारी बॉडी को या फिर XYZ कोई भी लिविंग थिंग है उसकी बॉडी में थोड़ा चेंज ला दिया जाए जीनोम एडिटिंग के आधार पर, तो सर्वाइवल पॉसिबल हो सकता है। तो ऐसे में जीनोम एडिटिंग के बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं जिनका जो एप्लीकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखे जा सकते हैं। तो ऐसे में अभी फिलहाल क्या कंटेक्स्ट है, ये तो देखो सिंपल है। केरला यूनिवर्सिटी ऑफ फिशरीज और ओशन स्टडीज है ना, कुफोज, उनके द्वारा जीनोम एडिटिंग प्रोजेक्ट पे काम किया जा रहा है कि केरला की जो स्टेट फिश है, ठीक है, जिसको तिलापिया भी बोल दिया जाता है, और वैसे देखा जाए तो इसको ग्रीन केरला की वैसे ग्रीन क्रोमाइड करके नाम है केरला की जो स्टेट फिश है। जो मोर अभी ये तिलापिया तो देखो एक इन्वेजिव स्पीसी है देखा जाए तो, वैसे अफ्रीकन कंट्रीज से आई हुई है, बट देखा जाए तो इसको कंजम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू से केरला में बहुत यूज किया जाता है। तो इसकी जीनोम एडिटिंग करके और एक तरीके से रेवोल्यूशनाइज किया जा रहा है एक्वाकल्चर को केरला में। टारगेट है कि फिश प्रोडक्शन को हम बढ़ा सकें, जिसके चलते जो डिमांड है उसको पूरा किया जा सके और एक्सपोर्ट को भी बढ़ावा दिया जा सके। तो इस वजह से जीनोम एडिटिंग यहाँ पे यूज में आया। और यूज क्या क्या हो सकता है, देखो जीनोम एडिटिंग का यूज करके आप मेडिसिन बना सकते हो। जैसे कि आप किसी भी इंडिविजुअल पेशेंट को ट्रीट करना चाहते हो, तो वहां पर आप टारगेटेड जीन्स को एडिट करते हुए और बीमारियों को हम करेक्ट कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। सिमिलरली एंडेंजर्ड स्पीसीज है जिनकी पॉपुलेशन लगातार डिक्लाइन कर रही है जस्ट बिकॉज ऑफ सम काइंड ऑफ स्ट्रेस, तो उनकी जेनेटिक डाइवर्सिटी को हम डेवलप करके उस स्पीसी के सर्वाइवल के चांसेस बढ़ा सकते हैं। या फिर ये कह सकते हैं कि जो भी चेंजेस आ रहे हैं, एडवर्स कंडीशन बन रही है जिसके चलते उनकी पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही है, तो क्यों ना हम जेनेटिक डिसऑर्डर को करेक्ट करते हुए और उनको हम सर्वाइवल के लिए पुश करें, ये भी पॉसिबल है। इसके अलावा क्रॉप यील्डिंग बढ़ाना पॉसिबल हो जाता है। सीधी बात है, आपने बीटी कॉटन का एग्जांपल सुना होगा, किस तरीके से कॉटन की प्रोडक्शन को राइज करने के लिए वहां पर जीन एडिटिंग हुई थी। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप ही तो है, तो बेसिकली क्या है, जेनेटिकल एक तरीके से जेनेटिक जीनोम एडिटिंग का कॉन्सेप्ट ही है। इसके अलावा जीनोम एडिटिंग का आप यूज कहाँ यूज कर सकते हो, देखो फिशेस का, जो ऑलरेडी हमने केरला वाला केस देख लिया, जो केरला वहां पर अप्लाई कर रहा है, केरला की जो फिश यूनिवर्सिटी है उसके द्वारा। चलो नेक्स्ट आपके सामने स्क्रीन पर है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द प्रैक्टिस ऑफ एक्सपंजिंग रिमार्क्स इन इंडियन पार्लियामेंट। एक्सपंजिंग रिमार्क्स, ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट, इट इज द डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ चेयरमैन ऑफ राज्यसभा एंड स्पीकर ऑफ द लोकसभा under Article 105 of the Constitution. Anyone publishing expunging remarks is liable to face charges to breach of privilege of the House. आपको करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है, पॉज कर लो और मैं अपनी तरफ से एक्सप्लेनेशन देता हूं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, एक्सपंजिंग रिमार्क मतलब कोई स्टेटमेंट दे दिया लोकसभा और राज्यसभा में, तो उसको हटाया जाए, बोलते हैं ना रिकॉर्ड में नहीं जाएगा वो, तो वो जो पॉइंट है ना उसको एक्सपंजिंग रिमार्क बोलते हैं। तो इंडियन पार्लियामेंट में ये राज्यसभा के कॉन्टेक्स्ट में चेयरमैन की पावर है कि किस पॉइंट को हटाना है स्टेटमेंट से, किसको नहीं रखना रिकॉर्ड में, है ना। और लोकसभा में स्पीकर की पावर है, और ये पावर उनका आर्टिकल 105 के तहत मिलती है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये स्टेटमेंट अगर यहां तक होता ना, डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ चेयरमैन ऑफ राज्यसभा और स्पीकर ऑफ लोकसभा, तब तक तो सही था, बट ये आर्टिकल 105 का नाम देकर के इसको पूरा बिगाड़ दिया, तो ये आंसर यहाँ पर गलत हो गया। क्योंकि यहाँ पर ये जो प्रोविजंस है ना, ये हाउसेस की जो रूल बुक्स है ना उनके आधार पर है, ना कि कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर। तो आर्टिकल 105 तो प्रिविलेजेस देता है, जो क्या कहता है कि जो भी एमपी के तौर पे इलेक्ट होकर के आ रहा है राज्यसभा या लोकसभा में, वो इंडिविजुअल अपनी तरफ से बिना किसी लीगल एक्शन के डर के अपनी तरफ से फ्रीली अपनी बात को रख सकता है। बट वहीं पर अगर कोई एमपी के द्वारा कोई भी ऐसा स्टेटमेंट दे दिया गया जो कि अपने आप में बहुत ज्यादा डेरोगेटरी है, एक तरीके से बहुत ज्यादा एक कहता है कि आउट ऑफ द वे जाकर के कोई स्टेटमेंट दे दिया गया हो, तो ऐसे में उस एमपी के स्टेटमेंट को हटाने का जो काम है वो राज्यसभा में चेयरमैन कर सकते हैं और लोकसभा में लोकसभा के स्पीकर कर सकते हैं। बट वो होता कहां पर है, वो होता है आपकी रूल बुक के आधार पर। इसका मतलब आपका आर्टिकल 105 है ना, ये तो स्पीच देने के लिए फ्रीडम प्रोवाइड करता है, आपके जो पार्लियामेंट के मेंबर्स है उनको प्रिविलेजेस देता है, ना कि ये डिस्क्रिशनरी पावर देता है। तो कहने का मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट आपका गलत। दूसरा,
कि अगर किसी इंडिविजुअल ने कोई स्टेटमेंट दे दिया अपने प्रिविलेजेस को ब्रीच करते हुए, क्योंकि आर्टिकल 105 उनको अधिकार दे रहा है, बट बोलते बोलते इतना फ्री बोल गए कि जो कि रिकॉर्ड में मेंटेन करना भी अच्छा नहीं है, तो ऐसे में फिर उसको हटाने की जिम्मेदारी या हटाने का जो काम है वो किया जा सकता है। जी बिल्कुल किया जा सकता है, जो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। तो इसका आंसर तो देखो सीधा बी चला गया। अब इसको हम थोड़ा डिटेल में देखते हैं क्यों आया ये न्यूज में। अभी आपको पता 18वीं लोकसभा है, इसमें हीटेड डिस्कशंस देखे गए, ठीक है। और उसमें सबसे ज्यादा हीटेड डिस्कशन कब स्टार्ट हुए, जब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने पहली बार लोकसभा इलेक्ट होने के आते ही ज्वाइंट सेशन बुलाया और उस ज्वाइंट सेशन में अपना प्रेसिडेंशियल एड्रेस दिया। फिर उसके बाद में ऑपोजिशन के द्वारा उनके फीडबैक, उनके थैंक्स मोशन के ऊपर स्टेटमेंट वो मांगे गए। तब आप क्या देखते हो कि वहां पर बहुत ज्यादा हीटेड डिबेट देखने को मिला गवर्नमेंट और ऑपोजिशन के बीच में। तो ऐसे में फिर आप देखते हो कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन की तरफ से जो स्टेटमेंट्स दिए गए ना लोकसभा और राज्यसभा दोनों में, तो उनको फिर बाद में एक्सपंज किया गया, हटाया गया, ठीक है। तो इसके बारे में प्रोविजंस कहां कहां पर है मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि आर्टिकल 105 क्लॉज 2 जो है वो तो क्या कहता है कि एमपीज है उनको किसी भी कही हुई बात के लिए कोई भी लीगल प्रोसीडिंग नहीं देखनी पड़ेगी अगर वो पार्लियामेंट में कोई भी बात बोलते हैं। तो एक तरीके से अपनी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को एक एक्स्ट्रा गियर प्रोवाइड किया जाता है। वहीं दूसरी तरफ एमपीज के द्वारा कोई भी गड़बड़ काम किया जाता है तो उनके खिलाफ में कोई भी डिसिप्लिनरी एक्शन अगर लिया जाता है तो वो पार्लियामेंट की रूल बुक के आधार पर होता है। जैसे कि रूल नंबर 380 जो लोकसभा की रूल बुक है ना, उसमें 380वां रूल क्या कहता है कि अगर कोई भी स्टेटमेंट डिफेमेटरी है, इनडिसेंट है, अनपार्लियामेंट्री है, अनडिग्निफाइड है, तो स्पीकर उस पर्टिकुलर पार्ट को हटवा दे सकते हैं, उस पर्टिकुलर पोर्शन को एक्सपंज कर सकते हैं कि रिकॉर्ड में नहीं जाएगा ये कह के। तो ये रूल डिसाइड कर रहा है ना कि कॉन्स्टिट्यूशन। सिमिलरली आप देख सकते हो कि किसी भी पोर्शन को अगर हटाया जाता है, जैसे लोकसभा में ये रूल नंबर 380 के तहत हटाया जा रहा है ना, तो हटाए जाने को कैसे आइडेंटिफाई करवाया जाएगा कि कोई स्टेटमेंट आ गया और स्टेटमेंट में से जिस भी पोर्शन को हटाया जाता है उसके ऊपर एस्ट्रिक साइन है, से स्टार लगा दिया जाता है और उसके साथ में एक्सप्लेनेटरी नोट भी लिख देते हैं कि क्यों उस स्टेटमेंट को हटाया गया। तो ये तो लोकसभा का हो गया। सिमिलर प्रोसेस आपको रूल नंबर 261 राज्यसभा और राज्यसभा में देखने को मिल जाएगा, सेम आपको प्रोसेस। वही दूसरी तरफ अगर किसी एमपी के द्वारा कोई स्टेटमेंट, कोई भी वर्ड्स अगर बोले जाते हैं तो देखो उसके लिए उनको फिर कोई भी चार्जेस का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि 105वां आर्टिकल आपको वहां पर प्रिविलेजेस देता है, बट आप अपनी प्रिविलेजेस को ब्रीच करते हो, उसका गलत फायदा उठाते हो, तो फिर उसके ऊपर अकाउंटेबिलिटी फिक्स करना भी जरूरी होती है, जो कि मोर और लेस फिर बाद में काम होता है। तो कहने का मतलब स्टेटमेंट नंबर 2 वाज राइट। चलिए नंबर नेक्स्ट पे आ जाइए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग चेरीडियो मोइडम, ठीक है। चेरीडियो मोइडम ये रिसेंटली न्यूज में रहा। करेक्ट स्टेटमेंट आप देखो, इट इज अ प्लेस वेयर अहोम्स ब्यूरीड देयर डेड। नंबर 2, द साइज ऑफ मोइडम रिफ्लेक्ट्स द पावर और स्टेटस ऑफ द पर्सन ब्यूरीड। थर्ड, इट इज लिस्टेड इन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट। चलिए ठीक है, पॉज करिए और अपना आंसर सोच लीजिए। अब देखो इसमें क्या क्या पॉइंट्स है वो मैं बताता हूं। फर्स्ट, चेरीडियो मोइडम ये बेसिकली क्या है, एक तरीके से आप कह सकते हो किसी भी डेड को बरी करने के लिए प्लेस है। इसके लिए अभी रिक्वेस्ट डाली है और फाइनल अप्रूवल आना भी बाकी है कि हाँ जी इसको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में डाल दिया जाए। इसका मतलब आपका थर्ड स्टेटमेंट तो ये बिल्कुल इनकरेक्ट, अभी ये कंप्लीटली फाइनल नहीं हुआ है। तो ये आपका चला गया, ये आपका चला गया। अब आपका 2 स्टेटमेंट रहा, अब दूसरा स्टेटमेंट आपको आना चाहिए। फर्स्ट तो एकदम कंप्लीटली राइट हो गया, कुछ सोचना ही नहीं है। दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है, साइज ऑफ मोइडम रिफ्लेक्ट करता है कि हाँ जी जिस इंडिविजुअल को वहां पर दफनाया गया है वो किस स्टेटस का था। बिल्कुल, जितना पैसे वाला होगा उस हिसाब से वो काम करवाएगा। तो यह आंसर चला गया आपका बी, ठीक है। अब देखो इसमें मुद्दा क्या है, मुद्दा सीधा है कि ये जो मोइडम्स है इस तरीके की स्ट्रक्चर होती है, देखो हेमिस्फेरिकल स्ट्रक्चर होती है और इसमें ये एंट्रेंस होता है और एक तरीके का ये माउंट स्ट्रक्चर है, टीला टाइप बना रहता है, ठीक है। तो जो असम का चराईदियो डिस्ट्रिक्ट है ना, वहां पर ये रॉयल फैमिलीज के द्वारा ये मोइडम बनाए गए हैं, उनको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में फाइनल लिस्टिंग के लिए अभी आगे पहुंचा दिया गया। मतलब एक स्टेप पास करते ही ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में इंक्लूड हो जाएगा, बट अभी तक नहीं हुआ है। इनके बारे में थोड़ा जानते हैं। ये देखो एक तरीके की पिरामिड टाइप स्ट्रक्चर है, ओके, जिनको किसने स्टार्ट किया था, अहोम स्वर्गादियोज।
स्वर्ग देवोज, मतलब एक तरीके से वहां के जो लॉर्ड ऑफ हेवंस हैं, अहोम डायनेस्टी के किंग्स, है ना, उनके द्वारा इस आर्किटेक्चरल एक्टिविटी को डेवलप किया गया, जिनका रूल था, आप कह सकते हो 13 से 19 सेंचुरी तक रूल चला था उनका। ठीक है, फर्स्ट कैपिटल जो है आप कह सकते हो अहोम्स के द्वारा ये असम वाले एरिया में ऑपरेट करवाई गई थी, तो वहां पर ये मैडम्स है ना, ये डेवलप करवाए गए थे। ओके, मैडम जो वर्ड है ये डेवलप्ड किससे है, ये ताई अहोम टर्म है, जिसमें एक तो आपका फेरेंगमई डम का मतलब होता है टू पुट इनटू द ग्रेव, और दूसरा है आपका डम का मतलब समझ गए, टू पुट इनटू द ग्रेव, और वहीं पर दूसरी तरफ आप डम का मतलब यहां पर निकलते हो स्पिरिट ऑफ द डिसीज्ड पर्सन, मतलब डेड बॉडी जिसकी भी डेथ हो गई उसको आप वहां पर बुरी कर रहे हो, दफना रहे हो, तो उसकी आत्मा को शांति मिले, इस तरीके का कॉन्सेप्ट जो है इस पर्टिकुलर पॉइंट में हम देख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये कॉन्सेप्ट शुरू किसने किया, जो अहोम किंगडम के फाउंडर थे जिनका नाम था चाओलोंग शिकाफा, ठीक है, उनके द्वारा इस तरीके की फ्यूनररी रिचुअल्स है ना वो स्टार्ट किए गए थे। ठीक है, अब स्ट्रक्चर कैसा है हमने देख लिया, हेमिस्फेरिकल शेप होता है, साइज चेंज हो सकता है छोटा बड़ा, और जितना ज्यादा साइज का होगा वो उतना ही ज्यादा आप कह सकते हो कि जिस इंडिविजुअल को वहां पर दफनाया गया है उस इंडिविजुअल का स्टेटस का पता पड़ता है, भाई सीधी बात है, पैसे वाला तो बड़ा बनवाएगा। इसके अलावा इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, एक तो देखो चैम्बर होता है, उसका वॉल्ट बोल सकते हैं, इसके अलावा हेमिस्फेरिकल अर्दन माउंट है जैसा हमने अभी इमेज में देख भी लिया था, इसके अलावा चारों तरफ ऑक्टागोनल बाउंड्री वॉल भी है, मतलब एक तरीके से चारों तरफ से बाउंड्री से कवर भी रखा जाता है। इसके अलावा इसमें जो यूज होता है मटेरियल, उसमें सॉलिड वुडन पोल यूज हो सकते हैं, बीम काम में आती है, लकड़ी का काम हो गया। ठीक है, और ऊपर वैसे देखा जाए तो मिट्टी भी लेयर के तौर पे, स्ट्रक्चर के तौर पे बना दी जाती है। ठीक है जी, इसके अलावा ब्यूरियल से क्रिमेशन तक का जो ट्रांजिशन है उसकी बात करें तो देखो अहोम ने ये जो ब्यूरियल का जो कॉन्सेप्ट है ये अडॉप्ट किया था, जैसे कि हमने अभी बात की कि मैडम कैसे यूज होते थे। ठीक है, पर जो हिंदू इन्फ्लुएंस जो आया इनके ऊपर, तो यहाँ पर एक चीज आई कि पहले तो डेड बॉडी को डायरेक्टली उन्होंने एक तरीके से बरी किया, बट हिंदू इन्फ्लुएंस जैसे ही आया तो उसके बाद में पहले तो क्रिमेट कर दिया, दैट मीन्स डेड बॉडी को आपने बर्न कर दिया, फिर जो एशेज आपके पास में आए उनको ले जाकर के फिर उस मैडम में जाकर के स्टोर कर दिए या फिर आपने पुट कर दिए, रख दिए। ठीक है, तो इस तरीके से ये प्रोसेस वहां पे चला। इसके अलावा ये हमने ऑलरेडी देख लिया कि असम के जो मैडम्स हैं इनको अभी आईकोमोस का रिकमेंडेशन तो मिल गया, बट फाइनल अप्रूवल जो है वो अभी बाकी है। ठीक है, फाइनल अप्रूवल आते ही वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में इनको इंक्लूड कर दिया जाएगा यूनेस्को के तहत। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट डिजिटल भारत निधि, डीपीएन के बारे में ये स्टेटमेंट्स है, करेक्ट स्टेटमेंट हमें चूज करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है The DBN is introduced by Ministry of Electronics and Information Technology to enhance telecommunication services in underserved areas. Second statement, DBN replaced Universal Service Obligation Fund. Third, DBN contribution is credited to Public Accounts of India. पॉज कर लो, अपना आंसर ढूंढ लो। देखो फर्स्ट स्टेटमेंट, ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का है, नहीं, ये डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम का है, ना कि मिनिस्ट्री ऑफ मेती का है, तो पहला स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। फर्स्ट गलत गया तो ये गया, ये गया, इसका मतलब दूसरा स्टेटमेंट तो मोर और लेस आपका सही है कि यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड को ये रिप्लेस करेगा, बिल्कुल सही है। बट थर्ड स्टेटमेंट को हमें देखना होगा कि डीबीएन जो है इसमें जो भी पैसा आएगा वो पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया में जाके इकट्ठा होगा, नहीं, ये पब्लिक अकाउंट में नहीं जाएगा, ये गलत है, ये जाएगा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में, तो इसका मतलब आंसर आपका बी चला गया इसमें। अब देखो इसको हम थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। बेसिकली टारगेट क्या है कि जिन एरियाज में अभी तक भी टेलीकम्युनिकेशन कनेक्टिविटी नहीं हो पाई है, रूरल एरियाज में, उनको कनेक्टिविटी देने के लिए ये डिजिटल भारत निधि नाम से प्रोग्राम है, इसके रूल्स का एक ड्राफ्ट रिलीज हुआ है। इसका मतलब फाइनल रूल नहीं है, बट ड्राफ्ट रूल रिलीज हुए हैं, क्योंकि अभी हो क्या रहा है कि रूरल एरिया में इतना रेवेन्यू बन नहीं पाता, तो इसके चक्कर में प्राइवेट सेक्टर के या प्राइवेट कंपनीज, फॉर एग्जांपल जियो, एयरटेल, इनको जब अपना रेवेन्यू या फिर इनकम का सोर्स नहीं दिखाई देता है तो ये ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करते, तो ऐसे में रूरल एरिया में कनेक्टिविटी उतनी ज्यादा नहीं आ पा रही है, तो उसको एनहेंस करने के लिए ये डिजिटल भारत निधि प्रोग्राम है, ये अभी
इसके रूल्स हैं वो लॉन्च हुए हैं। किसके द्वारा? डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंडर आता है। टारगेट क्या है? जिन एरिया में अभी तक भी टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क नहीं है उनमें डेवलप किया जाए। यूनिवर्सल ऑब्लिगेशन या यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड जो है उसका यूज किया जा रहा है। किसके लिए? कि भाई हम किस तरीके से टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क को डेवलप कर सकते हैं। बट अब इसको रिप्लेस करके और आपकी ये जो निधि है DBN ये लॉन्च हो जाएगी, तो ये इसकी जगह ले लेगी, राइट? तो ये भी हो गया। अच्छा, फंडिंग की जो व्यवस्था है, यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड, इसके पास पैसा कहाँ से आता था? ये जो टेलीकॉम ऑपरेटर कंपनी है ना, जियो, एयरटेल और ये, इनके पास में जितना रेवेन्यू आता था उसमें जो भी इनका टैक्स वैक्स लगता उसको एडजस्ट करके जो इनकी ग्रोस रेवेन्यू आती थी ना, सब कुछ करा करके उसका 5% इनके ऊपर टैक्स लगता था यूनिवर्सल सर्विस लेवी के नाम से। और वो 5% जो अमाउंट इनके एडजस्टेड ग्रोस रेवेन्यू से आता था ना, वो जाकर के गिरता था आपका यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड पे। अब क्या है कि यहाँ पर यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड तो हट रही है और आ रहा क्या है? डिजिटल भारत निधि। और ये जो पैसा है ये जाकर के आपका डिजिटल भारत निधि के अंडर में जाकर के गिरेगा, किसमें? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में, जिसका यूज किया जाएगा फिर फर्दर टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क एक्सपेंशन में। ठीक है, इसमें क्या किया जाएगा? यूनिवर्सल सर्विसेज, इसमें कॉलिंग, इंटरनेट सारी आ गई, रिसर्च डेवलपमेंट, पायलट प्रोजेक्ट, कनेक्टिविटी इंप्रूवमेंट, इन सारे कामों पर फिर फोकस किया जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये काम होने वाला है। आगे चलते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक और इम्पोर्टेंट अपडेट आप लोगों के लिए है कि देखो, पीडीएफ के लिए बार बार कमेंट्स आते रहता है कि सर पीडीएफ कहाँ मिलेगी। तो इसका एक कहते ना कि वन शॉट सोल्यूशन जो है वो निकाल लिया गया है। अब आपको क्या करना है कि जो भी हमारे करंट अफेयर बैचेस चलते हैं, आपको प्रीलिम बूस्टर, उससे रिलेटेड एमसीक्यूज और भी हमारे वीकली आपको सेशंस मिलते रहते हैं, तो उनकी पीडीएफ के लिए सिंपल आपको कमेंट बॉक्स में जाना है और वहां पर आप पिन मैसेज देखोगे ना, वहां पर आपको एक लिंक मिलेगा। उस लिंक को आप सेव करके रख लो। इससे क्या होगा कि उस लिंक को क्लिक करते ही आपको डेट वाइज पूरा एकदम डिटेल्ड पीडीएफ्स मिल जाएंगी, जिसके लिए फिर आपको बार बार होता ना कि रिवीजन करने के लिए आपको वीडियो ना देखना पड़े, राइट? तो ऐसे में पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप इजीली जाइए और वो जो लिंक है उसको ओपन करिए और उस लिंक को परमानेंटली सेव भी कर लो। ठीक है, अब चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन ANRF। First statement, ANRF aims to establish collaboration among industry, academia, government departments, and research institutions. Number 2, the establishment of ANRF subsumed the Science and Engineering Research Board SERB. Third, ANRF will act as an apex body to provide high-level strategic direction for scientific research in the country. स्टेटमेंट जो भी करेक्ट लगे आप इसका आंसर दे सकते हैं, पॉज करिए। देखो ये तीनों स्टेटमेंट्स बिल्कुल सही हैं, इनमें कहीं पर भी कोई एरर नहीं है, टू द पॉइंट सीधा स्टेटमेंट से। तो आंसर आपका चला गया डी। देखो इसमें पहली चीज तो ये कि अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन जो है ना, इसकी कॉम्पोजिशन की जब बात की जाए तो ऐसे में हमें क्या देखने को मिलता है? ये दूसरा एक और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट बनता हुआ दिखाई दे रहा है। सो द पॉइंट इज कि यहाँ पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट को प्रमोट करने की जो कोशिश है, जिसमें ऑटोनॉमी बहुत ज्यादा जरूरी है, गवर्नमेंट की रूल रेगुलेशन ज्यादा ना चले, ठीक है, अपने हिसाब से अपने खुद के मैकेनिज्म डेवलप करके आगे करे, तो बोले ये चीज कहीं ना कहीं अपने आप में कम होती हुई दिखाई दे रही है और यही पॉइंट यहाँ पर मेनली हाईलाइट होता है। अब देखो, अनुसंधान का मतलब तो आप जानते हो ना, रिसर्च हो गया। और आज हम जिस तरीके से इकोनॉमी को प्रोग्रेस कराना चाहते हैं, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में हमें तो प्रोग्रेस करनी पड़ेगी, तो ऐसे में रिसर्च को जितना ज्यादा प्रमोट करेंगे उतना बेनिफिट है। अब हम देख लेते हैं क्या क्या मुद्दा है, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अगर हम अनुसंधान नेशनल फाउंडेशन ANRF की बात करें तो इसको स्टैब्लिश किया गया था 2023 के एक्ट के आधार पर। ठीक है, इसमें क्या काम होगा? इसका काम ये रहेगा कि जैसे इंडस्ट्रीज हैं, एकेडमिया है, जैसे कि हमारे कॉलेज इंस्टीट्यूशंस, रिसर्च इंस्टीट्यूशन, इनकी बात हम कर रहे हैं। ठीक है, और गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट्स है, जिसमें स्टेट लेवल की गवर्नमेंट भी हो गई और सेंट्रल लेवल की मिनिस्ट्रीज भी हो गई, तो इनके बीच में एक कोलैबोरेशन, मतलब एक टीम वर्क को प्रमोट करना, किसी भी आइडिया को तैयार करना, उस आइडिया पे ज्यादा से ज्यादा इफेक्टिवली काम हो सके उस पे फोकस करना। मेन टारगेट है रिसर्च एंड डेवलपमेंट का जो इकोसिस्टम है उसको हम प्रमोट करना चाहते हैं हमारे देश में। इसके अलावा जो ANRF है ना, इसको स्टैब्लिश जब किया गया तो उस टाइम पर 2008 से चल रही एक इंस्टीट्यूशन जिसका नाम है साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड, इसको यहाँ पर सबज्यूम कर दिया गया है।
इसका मतलब अब ये एग्जिस्टेंस में नहीं है, ठीक है, SCRB। इसके अलावा ANRF जो है वो हमारे देश में साइंस रिसर्च से रिलेटेड जो भी काम होगा तो उसमें एक हाई लेवल स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन डिसीजन लेना होता है ना, कि हाँ भाई ये करना है, इस दिशा में हमें आगे बढ़ना है, तो उससे रिलेटेड ये एपेक्स बॉडी कंसिडर होगी। और ये सारा मैकेनिज्म हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है हमारी उसके तहत इंप्लीमेंट होते हुए देख सकते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। NSA regularly advises the Prime Minister on matters related to both internal and external threats and opportunities for India. Statement number 2. Post of NSA was first created by Prime Minister Atal Bihari Vajpayee in 1998. Third statement. National Security Council is headed by National Security Advisor. करेक्ट स्टेटमेंट आपको चूज करना, पॉज करो, अपना आंसर दो। देखो इसमें थर्ड स्टेटमेंट को देखोगे तो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है, इसको NSA हेड नहीं करते हैं, इसको प्राइम मिनिस्टर हेड करते हैं, इसलिए ये हो गया आपका गलत। तो तीसरा गलत जाते ही अगर आपको ये क्लियर है ना तो आपको ज्यादा कुछ दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि इंटरनल एक्सटर्नल थ्रेट्स के बारे में ये बताते हैं और ये PM को रेगुलर बेसिस पे एडवाइस भी करते रहते हैं। साथ ही साथ ये अटल बिहारी वाजपेयी जी जब प्राइम मिनिस्टर थे 1998 में, उस टाइम पर ये पोस्ट और ये सेगमेंट डेवलप हुआ था। तो फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। अब देखो न्यूज में क्या है, अभी क्या है, न्यू एडिशनल नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स की अपॉइंटमेंट की बात हुई थी, ठीक है, एक तरीके से ओपनिंग निकली थी। साथ ही साथ नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरीट में आप देखते हो कि किस तरीके से आप पूरा मैकेनिज्म काम करता है और उसमें नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर का रोल कितना इंपॉर्टेंट और यूनियन मिनिस्ट्रीज का रोल कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है जब हम इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी की बात करें। बट वहां पर क्या होता है कि एक प्रॉपर अटेंशन पे होती हुई दिखाई नहीं दी, मतलब लोगों ने ज्यादा भाव नहीं दिए। तो ऐसे में ये चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है कि क्या इसके प्रोविजंस हैं। देखो NSA की बात करें तो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो होते हैं ना, वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के लिए सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे वो इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो, इंटरनेशनल हो या फिर नेशनल हो, ठीक है, तो उसके लिए वो एक चीफ एडवाइजर के तौर पे काम करते हैं। रोल क्या है, रेगुलर बेसिस पे एडवाइस करना प्राइम मिनिस्टर को, जो ऑलरेडी हमने बात कर ली। कोई भी स्ट्रेटेजिक या सेंसिटिव इशू है तो उस टाइम पर प्राइम मिनिस्टर के बिहाफ पर ऑब्जर्व करते रहते हैं। सिक्योरिटी के मामले में मानो प्राइम मिनिस्टर की जो पोजीशन है उसके बाद में नंबर 2 पर इनका नाम आ जाता है फिर, ठीक है। इसके अलावा हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा कौन है भाई, हमारे पड़ोसी दो, चाइना और पाकिस्तान। तो इनके साथ में एंगेज करने का काम भी NSA ही करता है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। अभी आपको पता ना अजीत डोभाल जी हैं, तो कितना न्यूज में हाईलाइट रहता है जब भी सिक्योरिटी का कोई भी मामला आता है तो, ठीक है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो इजराइल से भी एंगेजमेंट में ये अपनी तरफ से काम करते रहते हैं। तो चाइना के साथ में तो ये स्पेशल इंटरलॉक्यूटर है इंडिया की तरफ से, है ना, और पाकिस्तान और इजराइल के लिए सिक्योरिटी अफेयर्स में ये एंगेज करते रहते हैं। इसके अलावा ये जितनी भी हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं जैसे रॉ, IB, NTRO, MI, DIA, NIA, कहने का मतलब वर्ल्ड की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, हमारे इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, उनके साथ में ये अपनी रिपोर्ट्स कलेक्ट करना, उनके साथ कोऑर्डिनेट करना, फिर उसके बाद में प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को अपनी तरफ से अपनी एडवाइस कन्वे करना। इस तरीके से ये रोल प्ले करते हैं NSA। अगर हम बैकग्राउंड की बात करें तो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की जो पोस्ट है 1998 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा बनाई गई जब अटल जी प्राइम मिनिस्टर थे, और पहले NSA थे आपके ब्रिजेश मिश्रा जी। और आप ध्यान रखें कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की पोस्ट पर जनरली फॉरेन सर्विसेज के इंडिविजुअल या फिर इंडियन पुलिस सर्विस IPS या फिर IFS हुआ करते हैं। करंट अजीत डोभाल जी हैं, ये हमने ऑलरेडी देख ही लिया। एक चीज हमें ध्यान रखनी है कि जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बन जाते हैं उनकी रैंक है ना वो यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर के इक्विवेलेंट होती है। इसका मतलब अगर हम इंडिया में ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस के हिसाब से देखें, रैंक के हिसाब से देखें, तो 7th स्टेट के ऊपर ये आ जाते हैं। इसके अलावा नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की बात करें तो इसका मैकेनिज्म भी देखो अटल जी के टाइम पर स्टार्ट हुआ था, वही 1998 में। ये वो टाइम कौन सा है, ये समय है कारगिल युद्ध का, ठीक है। तो उस टाइम पर हमने हमारी सिक्योरिटी को थोड़ा सा एक और पुश दिया, एक स्टेप और आगे बढ़े हम। ये नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल होती है ना, ये 3 टियर ऑर्गेनाइजेशन होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट से ध्यान रख लें। 3 टियर में एक तो स्ट्रेटेजिक पॉलिसी ग्रुप होता है, एक नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड होता है, और एक आपका नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरीट होता है। इस तरीके से ये 3 टियर ऑर्गेनाइजेशन हो गया।
जो कि इकोनॉमिक, एनर्जी, सिक्योरिटी, हर एक एस्पेक्ट में मोर और लेस अपना काम करते रहते हैं। ध्यान ये रखना है कि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल को लीड करता है प्राइम मिनिस्टर, ना कि एनएसए। ये एक हमें ध्यान रखना है। एनएसए तो सेक्रेटरी की तरह काम करते हैं कि हाँ जी, प्राइम मिनिस्टर को जब भी कोई भी सिक्योरिटी से रिलेटेड एड एंड एडवाइस चाहिए तो वो प्रोवाइड करता है। ठीक है, आगे चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोजेक्ट इनिशिएटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर to bring forth public art that draws inspiration from millennia of artistic heritage while incorporating modern themes technique is known as। क्वेश्चन ये है कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा अभी रिसेंटली एक प्रोग्राम लॉन्च हुआ है जिसमें हमारे हजारों सालों से जो चलती आ रही है ना आर्टिस्टिक हेरिटेज, कला के क्षेत्र में, उनको हम मॉडर्न पॉइंट से, मॉडर्न आइडियाज के साथ कनेक्ट करते हुए अभी एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो वो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का क्या प्रोग्राम है? अब आपको पॉज करना है, आंसर देना है। देखो इसका आंसर सीधा जा रहा है, वो आपका प्रोजेक्ट परी है। जान लेते हैं प्रोजेक्ट परी क्या है और क्यों है। होता क्या है, अभी आपको पता है कि जो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी है ना, उसकी मीटिंग इंडिया में हो रही है 21 से 31 जुलाई 2024 को। तो ऐसे में जब हेरिटेज मीटिंग हो रही है तो हम भी हमारे कल्चर को अच्छे से शो ऑफ करें या शो करें। तो ऐसे में मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा ये प्रोजेक्ट परी है ना, जिसका फुल फॉर्म हो गया पब्लिक आर्ट ऑफ इंडिया, इसके तहत क्या किया जाएगा कि न्यू दिल्ली में इस तरीके से एग्जीबिशन चल रहा है, इस तरीके से दीवारों पर हमारे देश के डिफरेंट आर्ट्स को शो किया जा रहा है। इससे क्या होगा कि एक्चुअल में हमारी जो रिच हेरिटेज है उसका पता पड़ेगा। इससे ये भी बात बनेगी कि इंडिया एक्चुअल में कितना इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है या कि इंपॉर्टेंट पार्टिसिपेंट है यूनेस्को की डिफरेंट एस्पेक्ट्स में। ठीक है, तो वो शो करने के लिए ये परी प्रोजेक्ट है, ये लॉन्च हुआ है। इसमें करेंगे क्या भाई, सीधी बात है। यहाँ पर एक तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के साथ कोलैबोरेशन में है ललित कला अकादमी और नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट्स। ठीक है, नंबर 2, इसका एम क्या है कि दिल्ली का जो पब्लिक स्पेस है, रोड, मेट्रो स्टेशन, यहाँ पर हम हमारी आर्टिस्टिक हेरिटेज को एक तरीके से डिफरेंट थीम्स के थ्रू शो करेंगे, राइट। साथ ही साथ इंडिया में क्या ट्रेडिशन है और आज हमने मॉडर्न टेक्निक्स का यूज करके कैसे उनको और ज्यादा एनहांस किया है, वो भी कहीं ना कहीं यहाँ पे आप देख पाएंगे। इसके अलावा इंडियन सोसाइटी की जो इंट्रिंसिक वैल्यूज है, ठीक है, जिनमें हमारी खुद की आर्ट एंड कल्चर तो आ ही जाती है, उसका एक पार्ट अपने आप में ये बन जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखना इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द क्राइटेरिया फॉर डिक्लेयरिंग अ लैंग्वेज एज क्लासिकल इन इंडिया। क्लासिकल लैंग्वेज क्राइटेरिया की बात है भाई। फर्स्ट, द लैंग्वेज शुड हैव अ हिस्ट्री ऑफ अर्ली टेक्स्ट और रिकॉर्डेड हिस्ट्री स्पैनिंग 1500 to 2000 years. First statement. Second, it should possess a body of ancient literature or text considered valuable by generations of speakers. Third statement, the literary tradition must be original, not borrowed from another speech community. Third, the language and its literature should be identical to their modern forms with no discontinuity between the classical language and its later versions. आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना, पॉज करो और आंसर दो। देखो इसमें अपन एक एक पॉइंट को देखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट कि ये लैंग्वेज जो है ये आपकी 1500 से 2000 साल पुरानी होनी चाहिए और खुद की एक रिकॉर्डेड हिस्ट्री भी होनी चाहिए, शुरुआत कहां से हुई, क्या क्या इसकी लिटरेचर है, क्या इसके टेक्स्ट हैं। तो ये बिल्कुल स्टेटमेंट सही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकंड, ये जो है इसके पास में कोई भी लैंग्वेज को अगर क्लासिकल लैंग्वेज डिक्लेयर करवाना है तो उनके पास में अपनी कुछ खुद की एंशिएंट लिटरेचर होनी चाहिए और लगातार 1500 से 2000 साल के समय से लेकर आज तक डिफरेंट स्पीकर्स उन जो भी क्रिएशंस है, लिटरेचर है, उसकी वैल्यू को समझे और कैरी ऑन करे। तो बिल्कुल तभी तो ट्रेडिशन कंटिन्यू होगा, तभी तो क्लासिकल बोला जाएगा। तो ये स्टेटमेंट भी ठीक है। थर्ड, द लिटरेरी ट्रेडिशन मस्ट बी ओरिजिनल एंड नॉट बोरोड फ्रॉम एनी स्पीच कम्युनिटी। ये बिल्कुल सही है, ये एकदम ऑथेंटिक और ओरिजिनल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि दूसरे से आपने कुछ सीख लिया फिर क्या क्लासिकल बनेगा। तो ये स्टेटमेंट भी आपका सही जाता है। फोर्थ स्टेटमेंट, लैंग्वेज एंड इट्स लिटरेचर, वो जो है वो आइडेंटिकल होना चाहिए। आज के समय में जो लैंग्वेज या लिटरेचर जो आपकी चल रही है वो ओरिजिनल जो शुरू में 1500-2000 साल पहले थी उसके बराबर होनी चाहिए। क्या ऐसा हो सकता है? क्या कोई लैंग्वेज इतनी रिजिड हो सकती है? समय के साथ में फ्लेक्सिबल नहीं होगी। तो उस तरीके से आप अगर फोर्थ स्टेटमेंट को देखोगे ना तो ये कहीं ना कहीं आपको यहाँ पर एक सवाल
उठता हुआ दिखेगा आपको, तो फोर्थ स्टेटमेंट आपका हो गया गलत। तो फोर्थ अगर गलत गया, ये गया, ये गया, तो फर्स्ट और सेकंड एंड थर्ड तीनों के तीनों आपके सही थे, तो आंसर आपका चला जाता है बी। ठीक है, इन्हीं चीजों को हम देखते हैं। सबसे पहले तो ये क्यों हम समझ रहे हैं। देखो सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया है कि किसी भी लैंग्वेज को क्लासिकल लैंग्वेज का क्राइटेरिया डिसाइड करने के लिए जो क्राइटेरिया है उसको चेंज किया गया है, तो ऐसे में ये अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है। और जो बातें थी वो हमने ऑलरेडी देख ली। पॉइंट इज कि अभी कितनी क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं, तो 6 हैं, जिनमें तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और उड़िया। उड़िया जो है उसको 2014 में गवर्नमेंट की तरफ से ये स्पेशल टैग दिया गया था। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग रीजनरेटिव ब्रेकिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, टेक्नोलॉजी बेसिस पे है ना। देखो, इन रीजनरेटिव ब्रेकिंग मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू चार्ज द बैटरी। फर्स्ट स्टेटमेंट। सेकंड, रीजनरेटिव ब्रेकिंग eliminates the need for conventional hydraulic braking system in vehicle। आपको करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है, पॉज करो, आंसर दो। देखो, फर्स्ट स्टेटमेंट है एकदम परफेक्टली राइट है, इसमें आप मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हो, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। बट सेकंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है आपका कि रीजनरेटिव ब्रेकिंग जो है वो पुराने जो व्हीकल्स में हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सिस्टम जो होता है, जिसमें कम दबाव में भी अच्छा खासा स्पीड को कंट्रोल कर लिया जाता है किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट में, या आप कार, ट्रक, XYZ जो भी ले सकते हो, तो उसको कंप्लीटली एलिमिनेट करेगा? नहीं, ये ऐसा नहीं है। तो ऐसे में आपका आंसर चला गया ए। अब ये कैसे काम करता है वो देखते देखते आपको क्वेश्चन एकदम क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले तो आपको ये देखना होगा, आजकल आपको पता है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स कितना ज्यादा डिमांड में आ रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चलते किससे हैं? बैटरी से। बैटरी से सप्लाई जाती है किसके पास? मोटर के पास। मोटर घूमती है तो व्हील्स घूमते हैं और व्हीकल मूव करता है। ठीक है जी, ये तो चलो ठीक है कि आपने इसको चार्ज कर लिया, ठीक है, किसी भी चार्जिंग प्लग से या चार्जिंग स्टेशन से। अब होगा क्या कि जब गाड़ी चलेगी तो चलते टाइम पर तो ये आपका नॉर्मल काम रहेगा कि बैटरी से पावर मोटर को मिलती रहेगी। पर आप एक्सेलरेटर छोड़ रहे हो, एक्सेलरेटर को छोड़ रहे हो कि आज ही हमें गाड़ी को रोकना है, तो ऑटोमेटिकली जैसे ही एक्सेलरेटर छोड़ोगे, बट गाड़ी तो मूवमेंट में है ना, तो उस टाइम पर जो व्हील्स घूम रहे हैं ना, उन व्हील्स के साथ में एक जनरेटर भी मूव करता रहता है, ठीक है, छोटा जनरेटर, और वो फिर इस मूविंग मूवमेंट से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, जिसको सेपरेट बैटरी में या बैटरी के एक सेपरेट सेक्शन में स्टोर कर लिया जाता है। तो ऐसे में आप देखो कि किस तरीके से गाड़ी को जब चलाना होता है तब तो आप अपनी गाड़ी को नॉर्मली एक्सीलरेटर दबा के चला रहे हो, वहीं पर गाड़ी का एक्सीलरेटर आपने छोड़ा, इसका मतलब आप गाड़ी को रोकना चाह रहे हो, तो गाड़ी धीरे धीरे रुकने की जब शुरुआत करेगी, पर वो धीरे धीरे रुकेगी ना, तो टायर है, व्हील्स है, वो तो मूव कर ही रहे हैं, तो उनके मूवमेंट के साथ में आपने जनरेटर कनेक्ट कर दिया, और जनरेटर क्या करेगा? इस मूविंग या फिर सर्कुलेटरी मोशन जो कि मैकेनिकल एनर्जी है, इसको वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा, जिसको फिर आप बैटरी के एक सेक्शन में अलग से स्टोर कर लोगे, जो कि फिर फर्दर आपको एफिशिएंसी देगा। इससे आप समझो कि किस तरीके से आप एनर्जी प्रोड्यूस भी कर पा रहे हो। तो ये मैकेनिज्म होता है इसमें। अब आप बताओ, क्या यहाँ पर रीजनरेटिव ब्रेकिंग जो है ये कंप्लीटली गाड़ी को रोक देगी क्या? ये तो केवल और केवल गाड़ी की मोशन से एनर्जी क्रिएट करने का काम है। हाँ, ये बात सही है कि गाड़ी जब रुकने वाली है उस टाइम पर उसके व्हील से आप एनर्जी ट्रेस कर रहे हो, जनरेटर का उसके ऊपर प्रेशर चला गया तो उसकी स्पीड कम हो जाएगी, बट दैट डजंट मीन कि गाड़ी एकदम से रुक जाएगी। अगर गाड़ी को आपको रोकना है ना, तब आपको ब्रेक वाला पैडल है ना वो दबाना ही पड़ेगा, वहां पर आपको फ्रिक्शन लगाना ही पड़ेगा, और तब जाकर के गाड़ी एकदम स्टॉप होगी। कहने का मतलब क्या हुआ, यहां पर आप वापस से आ जाओ कि मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है जब गाड़ी रुकने वाली होती है, बिल्कुल सही बात है। बट क्या हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सिस्टम को कंप्लीटली एलिमिनेट कर रहा है जिसके थ्रू आप एकदम रोक लेते हो गाड़ी को? नहीं, ये केवल स्पीड कम करने के काम भले ही आ जाए, कंप्लीटली रोकने के लिए ये फेवरेबल नहीं है। इसका मेन टारगेट क्या है कि देखो, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में जहां हम बैटरी से काम चलाते हैं, इलेक्ट्रिकल या फिर हाइब्रिड जो व्हीकल्स हैं उनकी बात करें, तो ऐसे में वहां पर जब कभी भी आपको गाड़ी को रोकना है तो उस समय अगर एनर्जी बना ली जाए जिसका यूज फिर गाड़ी को अगेन पिकअप लेने में आसानी रहे, तो कितना आसान रहेगा। इससे फायदा ये होता है कि ओवरऑल जितना भी गाड़ी की एनर्जी एफिशिएंसी उसमें 10% तक बेनिफिट आ जाता है। तो ये मैकेनिज्म काम करता है। तो आज के समय हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में ये एनर्जी रिकवरी का मैकेनिज्म है ना, ये बहुत ज्यादा फेमस है, बहुत ज्यादा यूज हो रहा है।
और आपको अगर गाड़ी को रोकना है ना ट्रैफिक में, या फिर एक बिल्कुल गाड़ी को स्टॉप करना है, तब आपको कन्वेंशनल ब्रेकिंग सिस्टम पे जाना पड़ेगा। हाँ, अगर ट्रैफिक है, थोड़ा धीरे गाड़ी को चलाना है, तब आपको जोर नहीं आएगा, तब ऑटोमेटिकली थोड़ा थोड़ा जैसे ही एक्सीलेटर को छोड़ोगे गाड़ी ऑटोमेटिकली ब्रेकिंग मोड में आ जाएगी, बट वो कंप्लीट नहीं रोकेगा, ध्यान रखें। ठीक है, तो यही चीज थी जो हमें देखनी थी। आगे चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट आर द पोटेंशियल एग्रीकल्चरल बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग सिलिका नैनो पार्टिकल्स इन सॉइल? सिलिका नैनो पार्टिकल्स से बेस्ड क्वेश्चन है। एनहांस्ड न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी, नंबर 2 improve pest and disease resistance, number 3 improve soil structure, number 4 nano carrier for plant genetic modification। ये 4 ऑप्शंस हैं, आपको देखने हैं, जो करेक्ट एकदम है वो आपको फाइनली सेलेक्ट कर देना है। पॉज कर लो, आंसर दे दो। देखो सिलिका नैनो पार्टिकल्स है ना, इनके यूज की बात की जाए तो ये चारों के चारों बिल्कुल परफेक्टली राइट है, तो आंसर आपका डी हो जाएगा। तो ऐसा में हम थोड़ा सा बेसिक जानने की कोशिश करते हैं। देखो सिलिका नैनो पार्टिकल्स है ना, इनका यूज करने से बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। जैसे कि अब अगर आप सॉइल में उन नैनो पार्टिकल्स को मिक्स कर दोगे ना, तो उससे क्या होता है कि सॉइल के अंदर सिलिका नैनो पार्टिकल्स की प्रेजेंस राइज होगी, और उसके चलते आपको ये बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे। जैसे कि रूट की लेंथ है वो लंबी जाने लग जाएगी प्लांट की। शूट लेंथ आप देख सकते हो किस तरीके से प्लांट की ग्रोथ है वो बढ़ेगी। प्लांट में प्रोटीन कंटेंट है वो बढ़ेगा। क्लोरोफिल कंटेंट बढ़ेगा, तो सीधी बात है फोटोसिंथेसिस बढ़ेगा। फोटोसिंथेसिस है तो इसका मतलब आपकी ग्रोथ अच्छी देखने को मिलेगी। इसी तरीके से पॉलीफेनोल कंटेंट की बात कर लो, एंटीऑक्सीडेंट एंजाइम्स की बात कर लो, ये सारे आपको राइज होते हुए दिखाई देंगे। बट पॉइंट इज कि अभी ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि देखो एग्रीकल्चर में हमारे यहाँ पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी है इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। हमारे यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट में भी अभी भी एग्रीकल्चर बहुत बड़ा एक कॉन्स्टिट्यूएंट है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हमें एग्रीकल्चर में प्रोडक्टिविटी को तो देखो राइज करना होगा, और उसी पॉइंट ऑफ व्यू से ये रिसर्च का एक आउटकम है कि क्यों ना हम सिलिका नैनो पार्टिकल्स को यूज करें। ठीक है, तो ये सॉइल में मिलाने के कई बेनिफिट्स हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि जिस तरीके से प्लांट की न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी है ना वो बढ़ जाती है इससे। साथ ही साथ जो प्लांट की सेल होती है ना, उसके चारों तरफ आपको पता है कोशिका भित्ति होती है जिसको हम सेल वॉल बोलते हैं, उसको भी बहुत ज्यादा एक स्ट्रेंथ मिलती है। और उस स्ट्रेंथ के चक्कर में क्या होता है कि कोई भी अगर डिजीज लगने की टेंडेंसी हो, कोई भी पेस्ट अगर अटैक करे, तो वो एंटर नहीं हो पाएगा, सेल को इन्फेक्ट नहीं कर पाएगा। इसका मतलब आप रेजिस्टेंट भी बना रहे हो उस पर्टिकुलर प्लांट की सेल को। तो सेल अगर हेल्दी हो गई, रेजिस्टेंट हो गई, तो ऑटोमेटिकली प्लांट भी फिर सर्वाइव कर जाएगा। सिमिलरली सॉइल स्ट्रक्चर में भी अपने आप में एक इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। आप देख सकते हो कि कितना ज्यादा केमिकल फर्टिलाइजर अप्लाई करने के चक्कर में सॉइल जो है एकदम टाइट पत्थर में कन्वर्ट हो जाती है, तो उसकी स्ट्रक्चर को भी इंप्रूव करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और आजकल तो ये जो सिलिका नैनो पार्टिकल्स है ना, इनका यूज करके एक आउटकम और देखा गया है कि इनके थ्रू प्लांट जब न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन करता है, न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करता है, तो उसमें फिर आप देखोगे कि ऑटोमेटिकली जेनेटिक मॉडिफिकेशन भी किए जा पाने पॉसिबल हो पा रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो है ना वो पॉसिबल हो रही है। और यही चीज यहाँ पर आप देख लो कि प्लांट सेल वॉल स्ट्रेंथन होने के चलते न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी और न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी बढ़ रही है, तो प्लांट की ग्रोथ में इंप्रूवमेंट आएगा कि नहीं। साथ ही साथ पेस्ट और डिजीज को रजिस्ट करने में भी क्षमता डेवलप हो रही है। अगेन कि जो आउटर पोर्शन है ना प्लांट की सेल का, वो स्ट्रांग हो रहा है। साथ ही साथ सॉइल स्ट्रक्चर भी इंप्रूव हो रहा है नैनो पार्टिकल्स ऐड होने के चलते। इससे क्या हो रहा है कि सॉइल में जो हवा का मिक्स होना है वो भी पॉसिबल हो पा रहा है, पानी को भी रिटेन करने की क्षमता डेवलप हो पा रही है, और रूट भी फिर अब सीधी बात है, सॉइल में अगर नैनो पार्टिकल आप सिलिका डालोगे ना, तो इससे बेनिफिट क्या होता है कि वहां पर फिर सॉइल हो जाती है पोरस, और पोरस सॉइल में फिर आराम से प्लांट की रूट्स भी गहराई तक जा पाएंगी। तो ये बेनिफिट्स हैं एग्रीकल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से। और अभी सिलिकॉन नैनो मटेरियल के आप देखो मेसोपोरस जो सिलिकॉन नैनो पार्टिकल्स है ना, इनका लेटेस्ट कंसिडरेशन क्या निकल के आया है कि जब गोल्ड कोटेड सिलिकॉन नैनो पार्टिकल्स का यूज किया गया, तो इनके द्वारा डीएनए, प्रोटीन, केमिकल्स, इनको भी आप इजीली रूट से ट्रांसपोर्ट करते हुए और प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचा सकते हो। इसका मतलब ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि जेनेटिक मॉडिफिकेशन करना है तो वो भी आप सिलिकॉन नैनो पार्टिकल्स के थ्रू कर सकते हो। और ये अपने आप में बहुत ही गजब की रेवोल्यूशन लाने वाली टेक्निक भी
साबित हो सकती है। क्लियर? चलते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपके सामने, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द IUCN रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटन्ड स्पीसीज। 3 स्टेटमेंट्स है, हमें करेक्ट ढूंढना है। फर्स्ट, IUCN रेड लिस्ट असेसेस द कन्वर्जन स्टेटस ऑफ बोथ कंजर्वेशन स्टेटस ऑफ बोथ प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज। सेकंड, इट इज एन इनिशिएटिव ऑफ यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, UNEP का ये प्रोग्राम है, बताइए। थर्ड, it categorizes species into 7 categories based solely on population size। तो 3 स्टेटमेंट्स हैं, अपने हिसाब से पॉज करो, आंसर दो। देखो इसमें हम एक एक की बात करें। क्या आपने IUCN की रेड लिस्ट में जो भी थ्रेटन, नियर थ्रेटन, एंडेंजर्ड, क्रिटिकली एंडेंजर्ड, इस लिस्ट में प्लांट और एनिमल दोनों की स्पीसीज की बात की है? हम बात करते हैं ना फ्लोरा एंड फोना, इसका मतलब ये दोनों को कवर करता है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए। फिर बात आती है, क्या ये IUCN रेड लिस्ट का जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट UNEP का है या फिर किसी दूसरे इंस्टीट्यूशन का है? जी ये UNEP का नहीं है, ये IUCN का ही एक इनिशिएटिव है। तो ये बात भी गलत हो गई, तो दूसरा स्टेटमेंट गलत चला गया, तो ये तो आंसर जाने से गया। अब अपने को थर्ड देखना है, इट कैटेगराइजेस स्पीसीज इनटू 7 कैटेगरीज बेस्ड सोलली ऑन पॉपुलेशन साइज। केवल पॉपुलेशन साइज का ध्यान रखते हुए ही 7 कैटेगरीज में क्लासिफाई करता है क्या? नहीं, इसमें बहुत सारे क्राइटेरियाज हैं, और टोटल वैसे लिस्टिंग का अगर कैटेगरीज देखो तो 9 कैटेगरीज हैं। तो आंसर आपका केवल और केवल 1 हो जाता है, ए आंसर इसका चला जाएगा। ठीक है, अब देखो इसको हम देखते हैं कि यूं ये न्यूज में क्यों आया। हो क्या रहा है कि कई तो रेप्टाइल्स, मतलब जो रैंक करके चलने वाली स्पीसीज है ना वो, और कई कैक्टस स्पीसीज जो कि डेजर्ट एरिया में मिलने वाले प्लांट्स हैं, ये क्या स्पीसीज इनकी डिक्लाइन कर रही है। जस्ट रीजन भी कि एक तो वहां पर नॉन नेटिव स्पीसीज, इन्वेजिव स्पीसीज आ गई, और उनकी एंट्री की वजह से वो क्या कर रही है, कहीं ना कहीं वहां पर रहने वाले रेप्टाइल्स के एरिया को खत्म कर रही है। और दूसरा पॉइंट क्या रहा है कि कैक्टस स्पीसीज में भी मोर और लेस क्या हो रहा है कि इन्वेजिव स्पीसी अगर आ गई मान लो, तो वहां पर वो स्पीसीज जहां पर भी कैक्टस सर्वाइव कर सकते हैं उस एरिया को कैप्चर कर रहे हैं, इनके हैबिटाट को खत्म कर रहे हैं। तो ये कैक्टस और रेप्टाइल्स की जो पॉपुलेशन है या फिर कवरेज एरिया है वो डिक्लाइन कर रहा है। इस बात को IUCN ने अपनी अभी रिसेंट रिपोर्ट में रिलीज किया है। अब हम समझ लेते हैं थोड़ा और डिटेल में। देखो IUCN रेड लिस्ट होती है ना, ये थ्रेटन्ड स्पीसीज, मतलब किसी भी स्पीसी को, चाहे वो फ्लोरा हो या फिर फोना हो, इनको कितना खतरा है उसके बारे में स्टेटस बताती है। और ये वर्ल्ड की आप कह सकते हो कि मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव इंफॉर्मेशन सोर्स है, जहां से हमें किसी भी स्पीसी के बारे में, चाहे वो एनिमल हो, कोई फंगस हो या प्लांट हो, उसके बारे में हमें पूरा डिटेल में पता पड़ता है कि वो किस स्टेट से अभी गुजर रहा है। इसके अलावा जो रेड लिस्ट है ये रिलीज करने का काम इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN खुद है, जो कि एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका काम क्या है, कंजर्वेशन, टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट द कंजर्वेशन स्टेटस ऑफ फ्लोरा एंड फोना। थर्ड स्टेटमेंट की बात करें तो ये देखो, ये IUCN रेड लिस्ट है ना, ये अपनी तरफ से 9 रेड लिस्ट कैटेगरीज को रिलीज करता है, जिसमें एक्सटिंक्ट एंड वाइल्ड, क्रिटिकली एंडेंजर्ड, वल्नरेबल, नियर थ्रेटन्ड, लीस्ट कंसर्न्ड, डेटा डेफिशिएंट एंड नॉट इवैल्यूएटेड, इस तरीके से लंबी लिस्ट ली जाती है। तो मोटी मोटी कैटेगरीज की बात करें तो ये 9 डिफरेंट कैटेगरीज को यहाँ पे एनलिस्ट करते हैं। और इसके अलावा इनके द्वारा जिन भी स्पीसीज को फाइनल किया जाता है उसमें मेन टारगेट है कि भाई हम बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करें, नंबर 1, नंबर 2 उनको खतरा क्या है, उनकी पॉपुलेशन कहाँ कहाँ फैली हुई है, क्या उनकी पॉपुलेशन साइज है, क्या उनका रहने का हैबिटाट है, किस तरीके की इकोलॉजी में वो सर्वाइव करते हैं, क्या उनको खतरा है, ट्रेड है या फिर इलीगल हंटिंग है जिसको पोचिंग बोलता है। इन सारी चीजों के बारे में ये डिटेल दी जाती है। तो कहने का मतलब ये कॉम्प्रिहेंसिव एक रिपोर्ट हुई कि नहीं अपने आप में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल ज्यूरिसडिक्शन एग्रीमेंट? स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ें। फर्स्ट, इट इज एन इंटरनेशनल ट्रीटी अंडर द यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी, UN क्लॉज के अंडर है ये। नंबर 2, द ट्रीटी अलाउज कंट्रीज टू क्लेम सोवरेन राइट्स ओवर मरीन रिसोर्सेज ड्राइव्ड बियॉन्ड नेशनल बाउंड्रीज। नंबर 3, it will be an international legally binding treaty after it enters force 120 days after the 60th ratification। चलो भाई करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढो। इसको ध्यान से पढ़ोगे ना तो आपको बहुत सारी चीजें यही हिंट लग चुका होगा। पॉज करो, आंसर दो, देखो मैं बताता हूं। फर्स्ट,
पहले तो आप इस नाम को देखो, बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल ज्यूरिसडिक्शन, इसका मतलब नेशनल ज्यूरिसडिक्शन के बाहर के बारे में आप बात कर रहे हो, ठीक है। तो इसमें सवाल ये आता है कि क्या यहां पर आप बियॉन्ड ज्यूरिसडिक्शन, नेशनल ज्यूरिसडिक्शन की बात कर रहे हो, वहां पर क्या किसी नेशनल कंट्री को, किसी भी एक कंट्री को आप ये अलाउ करोगे क्या कि हाँ भाई आप वहां पर अपनी जो भी रिसोर्सेज है उनको आप क्लेम कर सको? देखो इससे तो डिस्प्यूट क्रिएट हो सकता है, इंटरनेशनल केओटिक सिचुएशन बन सकती है, तो ये थोड़ा सा एबनॉर्मल आपको ऑप्शन लगेगा। तो दूसरा ऑप्शन अगर आप सोच समझ के भी एलिमिनेट करोगे ना, तो आपका काम बन जाएगा, आपको ज्यादा माथा लगाना ही नहीं है। वैसे देखा जाए तो ये इंटरनेशनल ट्रीटी है जो कि यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉज ऑफ द सी, यूएन क्लॉज के अंडर फाइनलाइज हो रही है। और नंबर 2, जैसे ही 60वां रेटिफिकेशन 60 कंट्रीज की तरफ से अप्रूवल हो जाएगा और उसके बाद 120 दिन में, तो उसके बाद में ये ऑटोमेटिकली एंटर हो जाएगी, लागू हो जाएगी। और आप ध्यान रखिए लीगली बाइंडिंग ट्रीटी है, इसका मतलब इसको कोई भी कंट्री वायलेट करेगा तो कहीं ना कहीं उसके खिलाफ में एक्शन प्रॉपर हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो आंसर 1 and 3 आर करेक्ट, ऑप्शन 1 and 3 आर करेक्ट, आंसर इज सी। अब देखो इसमें क्या है मुद्दा, अभी क्या है, हमारी तरफ से यूनियन कैबिनेट को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी चेयर कर ही रहे, तो उन्होंने अप्रूवल दे दिया है कि हाँ जी इंडिया भी है अब बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल ज्यूरिसडिक्शन BBNJ एग्रीमेंट को साइन करेगा। इसका मतलब इंडिया अपने आप में इस लीगली बाइंडिंग ट्रीटी को अपनाने के लिए बिल्कुल रेडी है। अब इस ट्रीटी के बारे में हम थोड़ा जाने तो देखो इसको साइन किया गया था तो वो हुआ आपका यूएन क्लॉज के अंडर, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। टारगेट क्या है, नाम से पता पड़ रहा है ना, आप नेशनल ज्यूरिसडिक्शन से दूर जो भी एरिया आता है वहां पर जाकर के आप बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व कर रहे हो। इसका मतलब क्या हो गया कि ये हम बात कर रहे हैं ओशनिक रीजन की, है ना, ओशंस की बात कर रहे हैं। और आपको पता ही है कि कोस्टल लाइन में जो बेस लाइन होती है वहां से 200 नॉटिकल माइल की डिस्टेंस तक तो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है। वहां पर एक कंट्री अपनी नेशनल ज्यूरिसडिक्शन अप्लाई कर सकता है जिस कंट्री से वहां पे, जिस कंट्री की वहां पर EEZ है। बट वहीं से दूर अगर आप निकल जाओगे तो फिर वो आ जाता है आपका हाई सीज। तो हाई सीज वाले एरिया में किस तरीके से आप किसी भी एक कंट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप फाइनल नहीं कर पाओगे और फिर वहां पर डिस्प्यूट्स भी क्रिएट हो जाएंगे अगर एक कंट्री का ज्यूरिसडिक्शन अप्लाई हो गया। तो ऐसे में उसे 200 नॉटिकल माइल की डिस्टेंस से ज्यादा दूरी के ऊपर जाकर के और फिर वहां पर आप बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन को प्रमोट करना चाहते हो, आप वहां पर ओशनिक रिसोर्सेज को सस्टेनेबल मैनर में यूज करने के लिए आप प्रोमोट करना चाहते हो। इसका मतलब आप यहां पर नेशनल ज्यूरिसडिक्शन की बात नहीं कर रहे हो, आप इंटरनेशनल एस्पेक्ट की बात कर रहे हो। तो इसका मतलब दूसरा जो स्टेटमेंट है जिसमें ये बोला कि हाँ जी कोई भी कंट्री, कोई भी सोवरेन कंट्री अपने खुद के नेशनल राइट्स क्लेम कर सकता है इस पर्टिकुलर ज्यूरिसडिक्शन के अंडर, तो वो स्टेटमेंट गलत हो गया क्योंकि ये 200 नॉटिकल माइल EEZ से दूर की बात हो रही है, ठीक है। इसके अलावा देखा जाए तो यहां पर इंक्लूसिव इंटीग्रेटेड इकोसिस्टम सेंट्रिक अप्रोच बनाने की बात की जा रही है। ये एग्रीमेंट मार्च 2023 में एक तरीके से साइन मतलब फाइनल हुआ था। अब होगा क्या, अब इसको साइन करने के लिए 2 साल का टाइम दे दिया गया, मतलब मार्च 2025 तक इसका साइन होने के लिए ओपनिंग है, जिसमें टारगेट ये है कि कैसे भी करके 60 रेटिफिकेशन एक बार अब हो जाएंगे ना, 60 कंट्रीज का फाइनल अप्रूवल आ जाएगा तो उसके बाद में ये ऑटोमेटिकली एनफोर्समेंट में आ जाएगा। वैसे देखा जाए तो 91 कंट्रीज ने BBNJ एग्रीमेंट को साइन कर दिया है और रेटिफिकेशन जो है वो अभी तक 8 ने कर दिया है। कहने का मतलब अब जल्दी ही इसको एनफोर्समेंट में आने से शायद ही कोई रोक पाए, ठीक है। तो ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट। चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रिंग्स आउट फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स, कौन लेकर के आता है भाई? पॉज करो, आंसर दे दो, सीधा हिंट लगाना, अभी याद आ गया होगा आपको, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसका आंसर जाएगा। अब देखो मुद्दा क्या है, अभी क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स जो है वो रिलीज हुआ मार्च 2024 में, सॉरी जुलाई 2024 में, है ना। हर साल जुलाई 2024 में ये रिलीज होता है। और अब की बार क्या देखा गया है कि मार्च 2024 के टाइम पर जब ये एनालिसिस या वो जो सर्वे हुआ उसमें क्या पता पड़ा कि हमारे देश में फाइनेंशियल इंक्लूजन थोड़ा सा राइज होता हुआ दिख रहा है। इसका मतलब फाइनेंशियल इंक्लूजन के जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं कि आप फाइनेंशियल रिसोर्सेज को एक्सेस कर पाने में कितने सक्षम हो, कितना यूज कर पा रहे हो, क्वालिटी वाइज क्या आपके पास फैसिलिटीज है, एजुकेशन में क्या आप फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहे हो, सोशल और इंफ्रास्ट्रक्चर टर्म्स में आपको फाइनेंस कितना हेल्प कर रहा है, इन सारे एस्पेक्ट को ध्यान रखते हुए देखे ना तो इंडिया क्या RBI की तरफ से ये जो फाइनेंशियल इंक्लूजन
इंडेक्स है ना, इसमें 64.2% का 2% तक ये राइज हो चुका है, जो कि क्या शो करता है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि ये जो फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स है ना, इसमें स्कोर आता है 0 से 100 के बीच में। इसका मतलब ये हुआ कि जितना आप 100 की तरफ मूव कर रहे हो, उतना ही ज्यादा फाइनेंशियल इंक्लूजन आप प्रमोट कर रहे हो, और जितना आप 0 की तरफ जा रहे हो, उतना ही एक्सक्लूजन। तो एक्सक्लूजन को तो हमें खत्म करना है, हमें फाइनेंसिस को एक्सेसिबल बनाना है, हमें वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी अगर बनना है, तो फाइनेंशियल इंक्लूजन तो प्राइम है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ही अपने आप में एक एनकरेजिंग डेवलपमेंट हम देख सकते हैं। ये देखो, एक कॉम्प्रिहेंसिव इंडेक्स है, मतलब बहुत डिटेल्ड इंडेक्स है, जिसमें बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस, पोस्टल, पेंशन सेक्टर, सारी चीजों के बारे में पूरा इवैल्यूएशन किया जाता है। ओवरऑल मोटी बात करें तो 97 इंडिकेटर्स को यहाँ पर असेस किया जाता है, और उसके हिसाब से फिर बाद में रैंकिंग या फिर स्कोर दिया जाता है। अब इन सारों को अगर इंक्लूड करके देखा जाए तो 0 से 100 के बीच स्कोर दिया जाता है, जो मैं आपको ऑलरेडी अच्छे से समझा चुका हूं। वैसे देखा जाए तो 3 ब्रॉड पैरामीटर्स में आप इन इंडिकेटर्स को देख सकते हो। नंबर 1, एक तो यूसेज की बात यहाँ पर देखी जाती है, एक तो एक्सेस की देखी जाती है, एक यूसेज की देखी जाती है, और एक क्वालिटी की देखी जाती है। इन 3 पैरामीटर्स के हिसाब से एक्सेस को 35% वेटेज दिया है, यूसेज को 45% और क्वालिटी को 20%। इसके हिसाब से आप ओवरऑल, इसका मतलब आप इन 3 पैरामीटर्स की बात करते हो, ठीक है, इन 3 मेन पिलर्स की बात करते हो, और फिर उसके हिसाब से फिर स्कोर फाइनल दे दिया जाता है। तो अभी आप खुद देखते हो कि 64.2% 2 पे आप पहुंच रहे हो, इसका मतलब इंप्रूवमेंट तो आ रहा है, जिसमें आप जनधन, आधार, मोबाइल, ट्रिनिटी का एक छोटा सा एग्जांपल समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग क्रिटिकल मिनरल्स। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये अपने आप में बहुत रेलेवेंट न्यूज है हमेशा। The definition of critical minerals is universally agreed upon and consistent across countries. Second statement, copper is listed in the category of critical mineral. Number 3, critical minerals are included in the list of atomic minerals in India and commercial mining is banned. अब बताओ, ये 3 स्टेटमेंट्स हैं, ध्यान से पॉज कर लो, इसको पॉज कर लो और सोचो। देखो, इसमें करेक्ट ऑप्शन आपको चूज करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि क्रिटिकल मिनरल्स की डेफिनेशन पूरी दुनिया में मोर और लेस आपको सेम मिलेगी, और पूरे देशों के अंदर मोर और लेस क्रिटिकल मिनरल्स की डेफिनेशन और उनकी लिस्ट एक जैसी है। क्या ऐसा है? बिल्कुल भी नहीं है, ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है। तो फर्स्ट को आप एलिमिनेट कर दो। फिर आ जाओ, क्या कॉपर को क्रिटिकल मिनरल की कैटेगरी में डाला हुआ है? जी बिल्कुल डाला हुआ है, तो यहां से आपका आंसर सीधा बी निकल जाएगा। थर्ड वाले पे जाओगे तो एटॉमिक मिनरल्स की लिस्ट में आप क्रिटिकल मिनरल्स को डालो और कॉमर्शियल एक्टिविटीज को रोक दो, तो फिर वो क्रिटिकल रोल कैसे प्ले करेंगे? क्रिटिकल का मतलब इकोनॉमी के लिए, आपके देश की इकोनॉमी के लिए वो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, उनका होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ऐसे में आप खुद सोचो कि वहां पर आप उन मिनरल्स को एटॉमिक कैटेगरी में डाल दोगे, तो उसके लिए तो लाइसेंस कार पता नहीं कितने ज्यादा इश्यूज आ जाते हैं, और कॉमर्शियल माइनिंग तो वैसे ही बंद कर दोगे आप। तो ऐसी परिस्थितियों में ये फिर क्रिटिकल नहीं रह पाएंगे। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो क्रिटिकल मिनरल्स जो होते हैं, इनको आप एटॉमिक मिनरल्स की कैटेगरी से निकाल चुके हो। 2023 का एक्ट है, और इसी वजह से ये मोर और लेस न्यूज में भी रहा है। तो आंसर आपका बी हो जाएगा। अब इसको हम थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। देखो, सेंटर ने क्या किया है कि अपनी तरफ से एक क्लियर मैसेज दिया है कि हम माइनिंग को प्रमोट करना चाहते हैं, जिससे कि हम इंपोर्ट्स पे मिनिमम रिलाई करें। सबसे बड़ी बात क्या है? हम इंपोर्ट्स पे हमारे डिपेंडेंसी को रिड्यूस करना चाहते हैं। तो ऐसे में क्या किया जाए कि भाई, जब माइनिंग के लिए आप लाइसेंस दे रहे हो प्राइवेट सेक्टर के लोगों को, तो ऐसे में उनको फिर आप सेपरेट या फ्रेगमेंटेड लाइसेंस मत दो कि आप कहीं पर माइनिंग कर रहे हो तो ये एक्स मिनरल है तो इसी की माइनिंग कर सकते हो। नहीं, अब जब माइनिंग कर ही रहे हो, खोद ही रहे हो उस जगह को, तो जो भी आपको मिनरल वहां पर मिल सकता है जिसकी यूटिलिटी इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी हो सकती है, तो उसको करो। तो ऐसे में उसके लिए कंपोजिट लाइसेंस जो है वो इश्यू किए गए हैं, जिसमें जो क्रिटिकल मिनरल्स है ना, उन पे मेन फोकस रहने वाला है। अब हम समझ लेते हैं क्रिटिकल मिनरल्स के बारे में थोड़ी बेसिक्स। देखो, ये वो मिनरल्स हैं जिनका इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, डिफेंस, इन सब पे बहुत बड़ा रोल आ जाता है। दूसरी चीज, ये इकोनॉमिक ग्रोथ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और ये वो मिनरल्स है जिनके लिए हम दूसरे देशों पर डिपेंड ना करें तो ही अच्छा है।
क्योंकि फिर हमारी सप्लाई के ऊपर वो दूसरा देश कहीं ना कहीं हमारी, कहते हैं ना, दुखती नब्ज पे अपनी हाथ लगा करके वो दबा देगा, तो वो परिस्थितियां फिर हमारे नेशनल सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज करने वाली हो जाती हैं। इसके अलावा इन क्रिटिकल मिनरल्स का यूज आप रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्शन में या इक्विपमेंट प्रोडक्शन में भी कर सकते हो। दूसरी, आप देखोगे इनकी प्रॉपर डेफिनेशन किसी भी सारे देशों में सेम नहीं है। यूएसए में क्रिटिकल मिनरल्स की कैटेगरी में 50 मिनरल्स है भाई, जापान में 31 है, यूके, यूयू, कनाडा की बात करें तो उनकी खुद की अपनी यूनिक लिस्ट है, और इंडिया की बात करें तो हमारे पास में 30 मिनरल्स को हमने क्रिटिकल कैटेगरी में डाला हुआ है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो। बेरिलियम, एंटीमनी, बिस्मथ, कोबाल्ट, और ये कॉपर आपका आई गया। इसके अलावा गैलियम भी है, जर्मेनियम, ग्रेफाइट, हैफेनियम, ये लंबी लिस्ट है, इस लिस्ट को अच्छे से देख लेना भाई। कैडमियम, सेलेनियम, जिरकॉनियम, टिन, ओके, टंगस्टन, वेनेडियम, ये सारे, सिलिकॉन, ओके, इनका आप यूज कर रहे हो, पोटाश, ये सारे आ गए आपके क्रिटिकल मिनरल्स की कैटेगरी की लिस्ट में हमारे देश में। इसके अलावा 2023 का जो एक्ट है, ठीक है, नाम है माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट। इसमें क्या किया गया है कि कई ऐसे मिनरल्स जिनको पहले एटॉमिक कैटेगरी में डाला हुआ था, उसको एटॉमिक लिस्ट से निकाल करके अब क्रिटिकल कैटेगरी में डाल दिया है। रीजन भी कि उनको फिर बाद में आप कॉमर्शियल माइनिंग के लिए अलाउ कर पाओगे, अब प्राइवेट सेक्टर भी उसकी माइनिंग कर पाएगा। तो ऐसे में आप देखो, बेरिलियम, ठीक है, बेरिली, लिथियम, नियोबियम, टाइटेनियम, टेंटेलियम, जिरकॉनियम, इनको निकाल करके आपने एटॉमिक मिनरल वाली कैटेगरी से और डाल दिया है क्रिटिकल मिनरल की कैटेगरी में। तो इसका मतलब क्या सेंस आता है कि कहीं ना कहीं अब गवर्नमेंट इस बात को लेकर के बिल्कुल सीरियस है कि हाँ जी, हम माइनिंग को प्रमोट करना चाह रहे हैं, जिससे कि हम इंपोर्ट पे मिनिमम डिपेंड करें, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसिडर द ऑर्गेनिजम्स लिब्जा वॉल लिजार्ड, गेलोटिया स्टेलिनी एंड ग्रान कैनेरिया स्किंक, ये रिसेंटली न्यूज में रहे हैं। आप ये बताओ कि ये किस कैटेगरी में जाएंगे? बर्ड्स की कैटेगरी में, फिश, रेप्टाइल्स, इंसेक्ट? पॉज करो, आंसर दे दो। देखो इसका सीधा आंसर है लिजार्ड है, नाम आ गया, आप थोड़ा आइडिया तो लगा ही सकते हो। छिपकली, रेप्टाइल्स, रेंग करके चलने वाले एनिमल्स में आ जाएंगे। क्या है मुद्दा? देखो अभी हमने स्टार्टिंग में भी देख लिया, प्रीवियसली भी, कि किस तरीके से IUCN के भी एक रीसेंट लिस्ट आती है या रिपोर्ट आती है, जिसमें बताया गया कि कई ऐसे रेप्टाइल्स हैं जिनके लिए खतरा, इन्वेजिव स्पीसीज बन रही है, प्लस इनका जो इलीगल हंटिंग हो रहा है, इलीगल ट्रेडिंग हो रही है ना, उसके चलते बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। अब इसमें हम देखेंगे कि कौन कौन सी स्पीसीज को यहाँ पर इस रीसेंट रिपोर्ट में हाईलाइट किया है। सबसे पहला है आपका इब्जा वॉल लिजार्ड, जिसका साइंटिफिक नेम है पोडारसिस पिट्यूसेनेसिस, ठीक है। ये नियर थ्रेटेंड कैटेगरी में थे, इसको निकाल करके डाल दिया गया है एंडेंजर्ड कैटेगरी के अंदर। अब आप देखो क्या हुआ इसका कारण। इसके लिए एक कारण बताया जा रहा है कि जिस रीजन में ये पर्टिकुलर स्पीसी रेप्टाइल की मिलती है, वहां पर एक इन्वेजिव स्पीसी ऑफ स्नेक, सांप की एक आ गई स्पीसी, हॉर्सशू विप स्नेक, और इसने आकर के तबाही मचा दी, इनके हैबिटाट को खत्म कर दिया। इस वजह से ये सरवाइव नहीं कर पा रही है। तो कहने का मतलब इनके लिए हैबिटाट लॉस के कारण ये प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है जी। तो ये ध्यान रखें। और जो हॉर्सशू शेप विप स्नेक है ना, इसका आप ये देखो साइंटिफिक नेम क्या है, हेमोरॉइस 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 हिपोसेप्सिस, ठीक है, हिपो कैरिप्स, ठीक है, कैरिप्स, आप पढ़ लेना इसको थोड़ा ध्यान से। चलिए, दूसरा फिर आपकी स्पीसी है जिसके लिए इशू क्रिएट हुआ है, ये वो है दैट इज ग्रैन कैनेरिया जाइंट लिजार्ड, ओके। इसको हम साइंटिफिकली देखें तो गैलोटिया स्टेलिनी भी बोल देते हैं इसको। प्रीवियस स्टेटस था इसका लीस्ट कंसर्न, अभी हो गया एंडेंजर्ड। सवाल क्या है, क्या प्रॉब्लम है भाई? देखो जिस रीजन में ये ग्रैन, यहां पर ये स्पीसी यहां पर देख सकते हैं, ठीक है, जिस रीजन में ये ग्रैन कैनेरिया जाइंट लिजार्ड रहता है ना, उस एरिया में क्या है, कैलिफोर्नियन किंग स्नेक है ना, इसकी एंट्री हो गई, जिसका साइंटिफिक नेम आप यहां पर देख सकते हो, रैम्प्रोपेल्टिस कैलिफोर्नियाई, ठीक है। 1998 में स्नेक की एंट्री होती है और इसने फिर इसके हैबिटाट को खत्म कर दिया। पॉपुलेशन 2014 के कंपैरिजन में 50% तक रिड्यूस होगी। फिर नेक्स्ट आपकी स्पीसी है दैट इज ग्रान कैनेरिया स्किंक। ये यहां पर आप देख सकते हो किस तरीके की ये लिजार्ड टाइप स्ट्रक्चर लेकर के चल है ना। तो इसमें आप देखो इसका साइंटिफिक नेम यहां पर कैलेसिडस
सैक्सलिनिएटस, ठीक है, इसका लीज कंसेंट से एंडेंजर्ड कैटेगरी में एंट्री कर दी। अगेन इसके लिए भी वही कैलिफोर्नियन किंग स्नेक है ना, उसी ने तबाही मचा रखी है। 2014 से अभी तक इसकी पॉपुलेशन 50% डिक्लाइन कर गई है। सो दिस वाज द पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। हमें करेक्ट आंसर चूज करना है। देखो, वार्मिंग ऑफ आर्कटिक रीजन is faster in comparison to the rest of the world. Second statement, rising temperature have also slowed down the polar jet stream due to less of the temperature difference between the Arctic and lower latitudes. Number 3, more frequent lightning in Arctic region has further increased the likelihood of wildfires. तीन स्टेटमेंट्स हैं, पॉज करो, बताओ आंसर। देखो, फर्स्ट स्टेटमेंट अभी रिसेंटली अब न्यूज में रहा था, आपको पता है वाइल्ड फायर्स कितनी ज्यादा राइज हो रही हैं आर्कटिक रीजन में, दैट मींस नॉर्दर्न पोल की हम बात कर रहे हैं। तो पहली चीज तो दुनिया के कंपैरिजन में आर्कटिक रीजन में टेम्परेचर ज्यादा बढ़ रहा है। जी बिल्कुल बढ़ रहा है। दुनिया में जहां 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर राइज होता दिख रहा है, तो आर्कटिक रीजन में 3 डिग्री सेंटीग्रेड या उससे ज्यादा टेम्परेचर राइज दिख रहा है, तो ये तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली राइट। नंबर 2, टेम्परेचर राइज होने के चक्कर में, अब आपको पता है कि नॉर्दर्न पोल की बात करें तो वहां पर टेम्परेचर बहुत कम होता है। टेम्परेचर कम तो हवा भी कैसी होगी, हैवी। हैवी का मतलब हो गया वहां पर प्रेशर कैसा होगा, हाई प्रेशर। तो नॉर्दर्न पोल की इक्वेशन तो ये हो गई। अब आ जाओ आप इक्वेटर के आसपास के एरिया की बात कर लेते हैं, थोड़ा सा हम टेम्परेचर बढ़ा लेते हैं। इक्वेटर के पास में आए तो वहां पर आपको टेम्परेचर मिलेगा ज्यादा, और टेम्परेचर ज्यादा मिलेगा तो यहां पर आपको हवाएं हल्की होती हुई मिलेंगी। हल्की हवा है तो प्रेशर होगा लो प्रेशर। अब यहां पर क्या है, ये जो प्रेशर की इक्वेशन है और यहां से जो हवाएं जा रही है इक्वेटर से पोलवर्ड, वो कैसी होती है, टेम्परेचर में ज्यादा। वहीं पर नॉर्दर्न पोल से आने वाली जो हवाएं हैं उनका टेम्परेचर होता है कम। बट यहां पर हम देख रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग के चलते ये जो नॉर्दर्न पोल आर्कटिक रीजन का टेम्परेचर है ये ज्यादा बढ़ रहा है। तो यहां पर ये जो टेम्परेचर डिफरेंस है ना, ठीक है, आपके ट्रॉपिक्स और पोलर रीजन का ये डिफरेंस कम हो रहा है, और इस डिफरेंस की वजह से प्रॉब्लम आ रही है। वो कैसे, देखो, जब भी ठंडी हवाएं पोल से इक्वेटर वर्ड आए और गर्म हवाएं जब इक्वेटर से पोलवर्ड जाए तो वो टकराती है ना, तो उसके चलते फिर ट्रोपोपाउस की तरफ ऊपर उठी हुई हवाएं जेट स्ट्रीम का रूप ले लेती है, एक बड़ी रिवर के फॉर्म में हवाएं फ्लो करती है। अब सीधी बात है, ये मैकेनिज्म यहां पर डिस्टर्ब हो रहा है कि नहीं, इस टेम्परेचर वेरिएशन की वजह से, और इस वजह से ये जो पोलर जेट स्ट्रीम्स हैं इनका डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं हो पा रहा, और हीट वेव जैसी सिचुएशन आपको यूरोपियन रीजन और आर्कटिक रीजन में देखने को मिल रही है। और ये कारण है जिसके चलते हमें प्रॉब्लम्स देखने को ज्यादा मिल रही है आर्कटिक रीजन में एज कंपेयर टू ट्रॉपिकल रीजन। तो ऐसे में आपका दूसरा स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली राइट। देन कम्स द नंबर 3, फ्रीक्वेंट लाइटनिंग की बात करें तब सीधी बात है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो हवाएं ऊपर ज्यादा उठने की टेंडेंसी रखेगी, और हवाएं अगर ऊपर उठती है तो चार्ज पार्टिकल्स होने की वजह से फिर वहां पे बिजली कड़कती है, और उसकी वजह से फिर आग लगने के चांसेस है। आर्कटिक रीजन में अभी बर्फ है, आइस है, वो अगर मेल्ट हो गई तो वहां पर फिर फॉरेस्ट एक्सपोज हो जाएंगे सीधा गर्म हवाओं के लिए, और साथ ही साथ वहां पर बिजली अगर ज्यादा कड़केगी तो फिर वहां पर प्रॉब्लम हो जाएगी आग लगने की। तो तीनों स्टेटमेंट्स एब्सोल्युटली राइट, आपका आंसर चला गया डी। इसी चीज को आप यहां पर आप नासा की इमेज से देख सकते हो कि कितना ज्यादा आर्कटिक रीजन में आग लगी हुई है इन दिनों के अंदर। समझ रहे हैं आप बात को? आप यहां पर देखो कि आर्कटिक रीजन में अगर प्री इंडस्ट्रियल रीजन की टाइम की बात करें उसके कंपैरिजन में अभी टेम्परेचर आप देखो नॉर्मली ग्लोबली 1.1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा है, जबकि आर्कटिक रीजन में 1980 के कंपैरिजन में 3 डिग्री टेम्परेचर बढ़ चुका है। अब आप डिफरेंस देखो, और यही चीज है वो जेट स्ट्रीम का जो डेवलपमेंट है उसके डेवलपमेंट में हर्डल क्रिएट कर रहा है, जिसके चलते फिर जो एक टेम्परेचर रेगुलेशन हो सकता है वो नहीं हो पा रहा। हीट वेव जैसी प्रॉब्लम आती है यूरोप जैसे कॉन्टिनेंट्स में, राइट, क्योंकि वहां पर लो प्रेशर सिस्टम मोर और लेस ब्लॉक हो जाता है, रुक जाता है, जो कि फिर हीट वेव का कारण बन जाता है। इसके अलावा देखा जाए तो फ्रीक्वेंट लाइटनिंग है उसकी वजह से भी आग लगने के चांसेस वहां पर बढ़ रहे हैं। अभी देखा जाए तो अलास्का और नॉर्थ वेस्टर्न टेरिटरीज की बात करें, ठीक है, आर्कटिक रीजन में, तो वहां पर 1975 से लेकर अभी तक 2017 में लेटेस्ट रिपोर्ट आई, उसके आधार पर देखें आपको आर्कटिक रीजन में
फायर इंसिडेंट्स, फॉरेस्ट फायर इंसिडेंट्स ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। तो ये चीजें अपने आप में क्लियर हो जाती हैं। चलते हैं आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द वर्ड डिसेबलमेंट इज explicitly mentioned in the part 4th of the Indian Constitution. Second statement, relief of the disabled and unemployable is specified in the state list of 7th schedule of the Constitution. Third, according to 2011 census, majority of disabled population resides in urban areas. Pause करो, अपना आंसर दो, करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है। देखो इनमें अगर हम पॉइंट देखें तो फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल परफेक्टली राइट है। पार्ट 4 जो डीपीएसपी से रिलेटेड है उसमें ये प्रोविजंस किए हुए हैं। साथ ही साथ जो भी रिलीफ देनी होती है डिसेबल्ड और अनएम्प्लॉयबल इंडिविजुअल्स को, उसके बारे में स्टेट लिस्ट जो है 7th शेड्यूल की सेकंड लिस्ट, उसमें इसके प्रोविजन दिए हुए हैं। तो ये बात भी बिल्कुल परफेक्टली राइट है। बट थर्ड स्टेटमेंट है ना, इसमें 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग हमारे देश में जो डिसेबल्ड पॉपुलेशन है उनकी जनसंख्या ज्यादा कहां पर है, रूरल एरिया में एज कंपेयर टू अर्बन एरिया। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। तीसरा गलत आप जैसे ही करोगे तो आपका आंसर ए चला जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा सा देखते हैं कि वजह क्या है, क्यों न्यूज में है ये। अभी क्या सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच जिसको हेड किया जा रहा है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ जी के द्वारा, तो उन्होंने क्या कहा कि जो डिफरेंटली एबल्ड पर्सन्स हैं, है ना, तो उन इंडिविजुअल्स के साथ में जो कोई भी डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, उनका प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं आ रहा है मीडिया में या फिर विजुअल जो भी आपके एस्पेक्ट्स हैं, फिल्म्स हैं उनमें, तो उस पर काम करना एकदम जरूरी है, क्योंकि फिर बाद में एक इंक्लूसिव सोसाइटी नहीं बन पाएगी। तो ये एक इनका कंटेक्स्ट था और उसी पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन आपके सामने आता है। सबसे पहली चीज, आर्टिकल 41 है, उसमें आपके पूरा एकदम क्लियर प्रोविजन है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंडर में पार्ट 4 के अंडर कि भाई स्टेट जो है वो इफेक्टिव प्रोविजंस करेगा कि कैसे भी करके जो अनएम्प्लॉयबल है या डिसेबलमेंट का सामना कर रहे हैं लोग, उनके लिए राइट टू वर्क इंश्योर करे, उनके लिए एजुकेशन फैसिलिटी और पब्लिक असिस्टेंस दे, जिसके चलते वो एक इंक्लूसिव मैनर में अपनी लाइफ को कंटिन्यू कर सके। ठीक है, इसके अलावा अगर देखा जाए तो फिर नेक्स्ट अपना आ जाता है कि रिलीफ जो है डिसेबल्ड को, अनएम्प्लॉयबल्स को, उसके बारे में जो प्रोविजन है वो 7th शेड्यूल में आपकी जो सेकंड लिस्ट स्टेट लिस्ट, उसमें इसके प्रोविजंस किए हुए हैं। और थर्ड वाला पॉइंट मैं आपको बता ही चुका हूं कि वही सीधी बात है, हमारे देश की टोटल पॉपुलेशन का 2.21% है ना, वो डिसेबल्ड कैटेगरी में आता है, स्टेटस ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी कैटेगरी में, है ना। और उसमें से 69% तो देखो रूरल एरिया में है। इसका मतलब केवल आपका 31% जो है ना वो आपके अर्बन एरियाज में रहते हैं। तो थर्ड स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो गया था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। डाइवोर्स्ड वुमेन is not entitled to claim of maintenance under Code of Criminal Procedure 1973 against her former husband. पॉज करो, पढ़ो दूसरा स्टेटमेंट। आर्टिकल 15 क्लॉज 3 एंड आर्टिकल 39 क्लॉज ई, इनको साथ में पढ़ें। ठीक है। मैनिफेस्ट अ कॉन्स्टिट्यूशनल कमिटमेंट टुवर्ड्स स्पेशल मेजर्स टू एंश्योर a life of dignity for women at all stages of their lives. Third statement, Muslim women protection of right on divorce act guarantees the payment of maintenance to a divorced Muslim woman by her former husband during the period of iddat. चलो बताओ करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, पॉज करके अपनी तरफ से देखो। इन तीनों स्टेटमेंट्स की अगर बात करें तो फर्स्ट स्टेटमेंट में कोई प्रॉब्लम यहां पर देखोगे तो सीधी सी एक्सप्लिसिटली दिखाई दे रही है, नॉट एंटाइटल्ड। ये तो अभी लेटेस्ट सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है ना, एंटाइटल्ड है, उनको एंटाइटलमेंट है कि वो पुराने हस्बैंड से जो भी डाइवोर्स्ड वुमन है जिन्होंने दूसरी शादी नहीं की, वो मेंटेनेंस ले सकती है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है। दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, आर्टिकल 15 क्लॉज 3 और आर्टिकल 39 क्लॉज ई, दोनों को साथ में पढ़ो तो वुमेन की हर एक स्टेज के ऊपर एक अच्छी डिग्निफाइड लाइफ जीने के लिए सरकार या स्टेट की तरफ से पूरा एकदम प्रॉपर एफर्ट किया जाएगा। इसका मतलब आपका स्टेटमेंट नंबर 2 इज एब्सोल्युटली राइट। नंबर 3, मुस्लिम वुमेन जो है उनको प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑन डाइवोर्स एक्ट गारंटी की बात करें तो उसमें क्या प्रोविजन है कि डाइवोर्स मुस्लिम वुमेन जो है
उसको अपने पुराने हस्बैंड जिससे तलाक हो चुकी है उससे इद्दत के समय तक अपनी वो मेंटेनेंस और पेमेंट है वो मिलता रहेगा। तो ये प्रोविजन जो है ये भी एकदम परफेक्टली राइट है। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो यहाँ पर ओनली 2 स्टेटमेंट्स आर राइट, एक आपका गलत हो गया, तो आंसर चला गया आपका बी। अब देखो मुद्दा आपको पता ही है कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या है, अभी तेलंगाना हाई कोर्ट की तरफ से एक वर्डिक्ट दिया गया था जिसमें यह था कि मुस्लिम महिला जिसका डाइवोर्स हो गया है उसको उसके फॉर्मर एक्स हस्बैंड की तरफ से मेंटेनेंस दी जाएगी। और इसका प्रोविजन जो है वो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 में सेक्शन नंबर 125 में दिया हुआ है, जिसमें रिलीजन का कोई एस्पेक्ट नहीं है। इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन और फेथ हर कोई डाइवोर्स्ड वुमेन जो है वो अधिकारी है इस मेंटेनेंस के लिए। इस बात को तेलंगाना हाई कोर्ट ने अपहेल्ड किया और इसके अगेंस्ट में उस फॉर्मर हस्बैंड ने अपनी वाइफ के अगेंस्ट जाकर के अपील की सुप्रीम कोर्ट ने, बट सुप्रीम कोर्ट ने भी तेलंगाना हाई कोर्ट की बात को अपहेल्ड कर दिया कि भाई सीधी बात है, सीआरपीसी में सेक्शन 25 के तहत डाइवोर्स मुस्लिम वुमेन भी अपनी मेंटेनेंस की डिमांड कर सकती है। ठीक है जी, क्लियर बात। अब देखो इसमें ओवरव्यू की बात करें, सीआरपीसी वाली बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं, जिसमें सीधी बात है वाइफ, चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स, इन तीनों के लिए प्रोविजंस किए हुए हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने ये एक लैंडमार्क जजमेंट दिया है जो कि अपने आप में हमारे देश में जो मुस्लिम महिलाएं हैं उनकी लाइफ के लिए बहुत ज्यादा इंपैक्ट रखने वाला है। सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी क्या कहता है, यहां से आप एकदम क्लियरली समझ पाएंगे। देखो इसमें यह है, इट स्टिपुलेट्स दैट इफ एनी पर्सन हैविंग सफिशिएंट मींस neglects or refuses to maintain his wife, then a magistrate of first class may, upon proof of such neglect or refusal, order such a person to make a monthly allowance for maintenance of his wife at monthly rate as the magistrate thinks fit। मतलब डाइवोर्स के बाद में वाइफ को मेंटेनेंस नहीं मिल रहा है तो वाइफ मजिस्ट्रेट के पास जाकर के अपनी कंप्लेंट डाल सकती है और मजिस्ट्रेट फिर बाद में मंथली बेसिस पर मेंटेनेंस और अलाउंस जो है वो फाइनल कर सकता है कि हाँ भाई ये एक्स हस्बैंड जो है ये अपनी वाइफ को इतना पैसा देगा। बट ये हमें ध्यान रखना है कि वाइफ कौन है, जिसका डाइवोर्स हो गया और जिसने दूसरी शादी नहीं की है अभी तक, उसकी बात हो रही है। अब दूसरी शादी अगर कर लेना तो फिर मेंटेनेंस देने के लिए लायबल नहीं होगा वो इंडिविजुअल मेल, वो हस्बैंड जिसने डाइवोर्स किया। ठीक है, और ध्यान रखें यहाँ पर रिलीजन का कोई एस्पेक्ट नहीं है। और इसी बात को क्लियर करते हुए बोला कि यहाँ पर मुस्लिम वुमन हो गई तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनका पर्सनल लॉ कुछ और कह रहा है और सीआरपीसी का जो 1973 का सेक्शन 125 है वो कुछ और कह रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, बोले ये प्रॉपरली चलेगा, इसका मतलब मेंटेनेंस देने के लिए लायबल है वो इंडिविजुअल। ठीक है, शर्त क्या है, वुमेन रीमैरी ना करे, ये क्लियर होना चाहिए आपको। इसके अलावा आर्टिकल 15 क्लॉज 1 का वायलेशन हो जाता है अगर किसी इंडिविजुअल की एप्लीकेशन को आप इस नाम से एक्सक्लूड कर दो कि वो अलग धर्म की है। भाई वो तो आर्टिकल 15 तो नॉन डिस्क्रिमिनेटरी अप्रोच की बात कर रहा है, राइट टू इक्वालिटी के अंडर में, कि आप डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट में जाएगा स्टेट जो है। तो ऐसे में रेस, रिलीजन, कास्ट, ओके, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, इनके आधार पर, केवल इनके आधार पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होने दिया जाएगा। तो यहां पर मुद्दा रिलीजन का है कि नहीं, तो ये फिर बाद में अगर सुप्रीम कोर्ट ये बात अपहेल्ड ना करे तो आर्टिकल 15 क्लॉज 1 का सीधा वायलेशन होता कि नहीं। दूसरा, आर्टिकल 15 क्लॉज 3 को आप आर्टिकल 39 क्लॉज ई के साथ एक साथ पढ़ो तो इसमें एकदम प्रोविजन है कि एक इंडिविजुअल लेडी को डिग्निफाइड लाइफ जीने का पूरा अधिकार है, चाहे वो किसी भी स्टेज पर जी रही हो, चाहे वो किसी की बेटी के तौर पर हो, बहू के या वाइफ के तौर पर हो या माँ के तौर पर हो। तो डिग्निफाइड लाइफ के लिए स्टेट हमेशा एफर्ट करता रहेगा। और वहीं पर आप मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डाइवोर्स एक्ट ऑफ 1986 के तहत देखो तो वो सेक्शन 3 क्या कहता है कि डाइवोर्स्ड वुमेन जो है, मुस्लिम महिला जिसका डाइवोर्स हो गया, उसको हस्बैंड मेंटेनेंस देगा, बट कब तक, इद्दत तक। इद्दत क्या होता है, सिंपल बात है, ये वो पीरियड है जो नॉर्मली 3 महीने तक चलता है, जिसमें ये देखा जाता है कि महिला जो है जिसका या तो अपने हस्बैंड से सेपरेशन हो गया, दैट मींस डाइवोर्स हो गया, या हस्बैंड की डेथ हो गई तो वो अकेली है, तो उस केस में उनको तब तक पैसा मिलता रहता है या मेंटेनेंस मिलती रहती है जब तक कि वो रीमैरी ना करे। नॉर्मली ये 3 महीने का टाइम होता है। बट इस चीज को देखा जाए तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक्सपेंड कर दिया कि अगर बंदी शादी ही नहीं कर रही है ना तो फिर उसके बाद में सीधी बात है उनको मेंटेनेंस मंथली बेसिस पर मिलती रहनी चाहिए, जैसा कि मजिस्ट्रेट ने फाइनल किया है। ठीक है,
अभी ये जो यहाँ पर रेम्यूनरेशन या फिर जो भी मेंटेनेंस का अमाउंट होता है वो मोर और लेस डावरी में जो कुछ मिला रहता है जिसको मेहर बोलते हैं उसके इक्वलेंट कंसिडर होता है अगर इस एक्ट की बात करें। बट अगेन मैं बता दूं कि यहाँ पर पर्सनल लॉ जो है वो डोमिनेट नहीं करेगा आपके सीआरपीसी पे जो कि सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो अब मेंटेनेंस जो है वो प्रॉपर दी जाएगी सीआरपीसी सेक्शन 125 के आधार पर। बाकी आपका ये जो मुस्लिम वुमेन एक्ट है 1986 का, ये तो वैसे भी प्रोविजन करता है पर वो इद्दत तक की करता है, 3 महीनों तक ही करता है। बट अब जो बात है वो एकदम आगे एक्सपेंड कर दी गई है। चलिए नेक्स्ट। Which one of the following categories of fundamental rights incorporates protection against beggar and other similar form of forced labor? भाई बताओ, पॉज करके आंसर दो। फोर्स लेबर को अपोज करने वाला कौन सा आर्टिकल है या किस में प्रोविजंस हैं? राइट टू इक्वालिटी है, राइट टू फ्रीडम है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है और राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन है। पॉज करो, आंसर दो, आंसर दो। देखो इसका सीधा आंसर है डी, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। आप आर्टिकल 23 उठा करके देखोगे ना तो उसमें सीधा प्रोविजन है कि आप ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं करोगे, आप किसी भी तरीके की बेगार का काम नहीं कराओगे, किसी भी तरीके के बैगर जो एक्टिविटीज हैं उनको आप प्रमोट नहीं होने दोगे, उनको रोका जाएगा। ये स्टेट की तरफ से एफर्ट होने चाहिए। तो ऐसे में आपका आंसर डी चला जाएगा। मुद्दा ये है कि ये बात हाईलाइट क्यों हुई? तो देखो, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने अपनी तरफ से सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स और यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को एडवाइजरी डेवलप की है कि कैसे भी करके हम हमारे देश में बैगिंग को खत्म करें, लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करें। तो ये कहीं ना कहीं आर्टिकल 23 के तहत जो है ये एक अधिकार भी है इंडिविजुअल का कि उनसे बिना मेहनत के कोई काम ना कराए, उनके साथ में कहीं पर भी उनके डिग्निटी को कॉम्प्रोमाइज ना करने दिया जाए। और वैसे देखा जाए आर्टिकल 23 क्या कहता है? ह्यूमन ट्रैफिकिंग और किसी भी तरीके की फोर्स लेबर को रोका जाए। ठीक है जी। ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग की बात करें या बैगिंग की बात करें तो उसमें आपको पता है किस तरीके से लोगों को एक वस्तु की तरह खरीदा बेचा जा सकता है, तो उसको रोका जाएगा। साथ ही साथ आर्टिकल 23 में सीधा प्रोविजन है कि इस आर्टिकल के तहत अगर स्टेट दैट मीन सरकार और स्टैब्लिशमेंट के द्वारा कोई भी एफर्ट किया जाता है इस तरीके की ह्यूमन ट्रैफिकिंग या फिर बैगिंग को रोकने से रिलेटेड, तो उसमें कोई वहां पर रेस्ट्रिक्शन नहीं है। गवर्नमेंट अपनी तरफ से एफर्ट कर सकती है और करना चाहिए, और इसमें कोई भी डिस्क्रिमिनेटरी अप्रोच नहीं होगी रेस, रिलीजन, कास्ट और क्लास के नाम पर। ठीक है, तो ये आपका हो गया आर्टिकल 23 के आधार पर। इसके अलावा देखा जाए तो हमारे पास में आर्टिकल्स जो है फंडामेंटल राइट से रिलेटेड वो आपको पार्ट 3 में मिलेगा ना कॉन्स्टिट्यूशन के। राइट, 6 फंडामेंटल राइट्स है, पहले 7 हुआ करते थे, बट राइट टू प्रॉपर्टी हट गया ना। ठीक है, अब देखो कौन कौन से राइट्स है। राइट टू इक्वलिटी है 14 से 18, राइट टू फ्रीडम है 19 से 22, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन 23 से 24, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन 25 से 28, कल्चरल एजुकेशन राइट्स आपके 29 एंड 30, एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है आर्टिकल 32 के आधार पर। और आर्टिकल 31 जो था उसको हटा ही दिया, आपको पता ही है। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक डीप ड्रिलिंग। फर्स्ट स्टेटमेंट, to observe and analyze deep parts of the Earth's crust. Number 2, provides access to study earthquakes and deeper understanding of planet's history. Correct option. बताओ भाई, साइंटिफिक डीप ड्रिलिंग से रिलेटेड ये दो स्टेटमेंट है, क्या ये सही है या गलत? देखो इसका आंसर है सी, दोनों स्टेटमेंट्स बिल्कुल ठीक है। डीप ड्रिलिंग का मतलब क्या है भाई? आप एक तरीके से बोरवेल खोद रहे हो बड़ा गहरा, और अंदर से एक तरीके से आप अर्थ के इंटीरियर के बारे में डायरेक्ट स्टडी करना चाहते हो। तो डायरेक्ट स्टडी के लिए ये जो ऑप्शन है ये आपको क्या आइडिया देगा? क्या अर्थ के क्रस्ट के बारे में, इंटीरियर के बारे में पता नहीं पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। और जैसे जैसे हम अंदर जाएंगे वैसे वैसे हमें रॉक्स के बारे में, अर्थ की जो डिफरेंट कॉम्पोजिशंस हैं, मिनरल्स हैं, उनकी स्टडी को वो मौका मिलेगा, तो हमें आइडिया तो लगेगा ना कि पास्ट क्या रहा हुआ है अर्थ का। तो ये पॉइंट्स दोनों एकदम वैलिड है। आंसर चला गया आपका सी। देखो इसमें हो क्या रहा है, मुद्दा क्या है। बेसिकली आप देखो, बोरहोल जियोफिजिक्स रिसर्च लेबोरेटरी कराड़ महाराष्ट्र, इनके द्वारा एक डीप ड्रिल की जा रही है 6 किलोमीटर गहरी, है ना, जिसका मेन टारगेट है कि अर्थ के क्रस्ट में एक साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन किया जा सके। साथ ही साथ किस तरीके से वहां पर अभी रिसेंट टाइम पे अर्थक्वेक्स देखे गए, अर्थक्वेक के अभी झटके महसूस हुए महाराष्ट्र में, तो किस तरीके से वहां पर ये एक्टिविटीज हो रही हैं। ये रिजर्वायर इंड्यूस्ड अर्थक्वेक्स जो रिसेंट आया, क्योंकि आप देखते हो कि जब आप नदी का पानी जो है वो डैम बना करके रोक लेते हो तो पानी इकट्ठा होकर के और जो
जो अंडर स्ट्रक्चर है, जो नीचे की तरफ की जो रॉक्स है उन पे दबाव डालता है तो वो टूट जाती है, तो ऐसे में वो फिर वाइब्रेशंस के फॉर्म में अर्थक्वेक का महसूस करवाती है। ठीक है, तो ये सारा जो खेल है ये इस स्टडी के बारे में है कि भाई किस तरीके से सिस्मिकली एक्टिविटीज रन हो रही है महाराष्ट्र में, और साथ ही साथ अर्थ के बारे में तो देखो डिटेल्स मिलने वाली है ही। अभी जो अर्थक्वेक आया वो कोयना वर्णा रीजन जो है महाराष्ट्र का, वहां पर आया, और उसमें मेन कारण क्या था, रिजर्वायर इंड्यूस्ड अर्थक्वेक था वो। इसका मतलब पानी इकट्ठा हो गया, उसके दबाव की वजह से नीचे की रॉक्स में फ्रेगमेंट्स या फिर उसमें ब्रेक्स फॉल्ट्स आ गए। अब हम समझते हैं साइंटिफिक डीप ड्रिलिंग को। देखो सीधी बात है, इसमें आप बहुत गहरा खड्डा खोद रहे हो जिससे कि अर्थ के क्रस्ट के बारे में आपको आइडिया लगेगा, अर्थ के एग्जैक्ट क्या क्या कॉम्पोजिशंस है, क्या अर्थ के इंटीरियर में एक्टिविटीज हो रही है पर्टिकुलरली क्रस्ट में, क्योंकि ज्यादा गहराई तक आप जा नहीं पा रहे हो, क्योंकि अंदर जाते हो तो टेम्परेचर बढ़ता है और वहां पर मशीनें काम नहीं करती हैं, राइट। इसके अलावा अब आप देखो कि जिस पर्टिकुलर एरिया में कहीं पर भी कोई भी नेचुरल डिजास्टर अगर आता है तो नुकसान किसको उठाना पड़ता है, गरीब को। तो गरीब लोग कहां पर है, किस तरीके से उनके ऊपर नुकसान जा रहा है, इस तरीके की जियो हैजार्ड या जियो रिसोर्सेस के चलते नुकसान फायदे का जो स्कोप है वो भी सोशल एस्पेक्ट में स्टडी करना पॉसिबल हो पाएगा। इसके अलावा देखा जाए तो ये डायरेक्ट इन सीटू एक्सपेरिमेंट है, इसका मतलब ऑन लोकेशन और डायरेक्टली आप अंदर जाकर के स्टडी कर रहे हो, तो अर्थ के बारे में, अर्थ के पास्ट के बारे में, अर्थ के एवोल्यूशन, हिस्ट्री, इन सारी चीजों के बारे में हमें आइडिया लग जाएगा, राइट। चलिए नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। Replacement level fertility is the level of fertility at which a population exactly replaces itself from one generation to the next. First statement. Second one, child mortality is the death or mortality of child under age of 5 per 1000 live births in a specific population or region during a given year. So third, infant mortality rate refers to the probability of dying between birth and exactly 5 years of age expressed per 1000 births. चलो जी, करेक्ट ऑप्शन आपको चूज कर लेना, पॉज कर लो, आंसर दे दो। देखो इसमें फर्स्ट सेकंड स्टेटमेंट को देखोगे आपको मोर और लेस थोड़ा सा फील आएगा, पर थर्ड स्टेटमेंट देखो आप कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो है इसका मतलब ये है कि जन्म से लेकर 5 साल तक, नहीं नहीं बाबा, ये 1 ईयर तक जाएगा। 1 साल के अंदर अंदर तक के बच्चों की जो डेथ होती है उसके लिए कैलकुलेशन होती है इन्फेंट मोर्टेलिटी, तो बाकी 5 साल तक अगर चले गए वो तो चाइल्ड मोर्टेलिटी हो जाती है। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत है, तो तीसरा गलत गया ना। अब आप देख लो, खुद ही एलिमिनेट कर दो, आंसर ये चला जाएगा। फर्स्ट और सेकंड आपका एकदम करेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इनमें। अब देखो इसमें क्या है मुद्दा। देखो 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे के तौर पे ऑब्जर्व किया जाता है, तो ऐसे में हमारी तरफ से जो यूनियन हेल्थ मिनिस्टर है जेपी नड्डा जी, उन्होंने फैमिली प्लानिंग को एक बार फिर से हाईलाइट किया है कि हम दुनिया के फर्स्ट कंट्री हो गए सबसे ज्यादा पॉपुलेशन की रैंकिंग की बात की जाए तो ऐसे में हमें पॉपुलेशन को कंट्रोल करना जरूरी है। रीजन बीइंग रिसोर्सेज पे प्रेशर बहुत ज्यादा है। तो ऐसे में हम इन डेफिनेशंस को थोड़ा समझते हैं। टोटल फर्टिलिटी रेट, इसका मतलब सिंपल है कि एक महिला अपने पूरे लाइफ टाइम में जो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड होता है ना बच्चे पैदा करने का, रिप्रोडक्शन एज होती है, उस पीरियड में कितने बच्चे पैदा कर रही है टोटल, दैट इज टोटल फर्टिलिटी रेट, टीएफआर बोलते हैं इसको। ये 2.1 के आसपास होनी चाहिए जिससे कि रिप्लेसमेंट प्रॉपर हो सके। दैट मींस माँ बाप अगर मर जाए तो बच्चे उसकी जगह ले लेंगे, जिससे कि पॉपुलेशन मोर और लेस कंसिस्टेंट बनी रहे। तो रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी का मतलब क्या हुआ कि पॉपुलेशन का इस तरीके से राइज होना जो कि जनरेशन टू जनरेशन पॉपुलेशन को स्टेबिलिटी दे दे, ना तो घटे और ना बढ़े। इसका मतलब पॉपुलेशन को आप मेंटेन करने की बात करते हो तब आपकी रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी की बात आती है, वो मोर और लेस टीएफआर की वैल्यू 2.1 को ही बोला जाता है, राइट। चलिए नेक्स्ट, चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट आपको बता दिया मैंने, 5 साल से कम उम्र के कितने बच्चों की डेथ हो रही है। जिन बच्चों का जन्म के टाइम पे मतलब जन्म हुआ, लाइव बर्थ हुआ, और 1000 बच्चे जो हैं वो 1000 बच्चों के कंपैरिजन में 5 साल की उम्र तक लेने से पहले कितने बच्चों की डेथ हो रही है, वो चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट कहलाती है। और जहां पर चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट ज्यादा मिलेगी इसका मतलब वहां पर हेल्थ केयर अच्छी नहीं है और बच्चों की केयर अच्छी नहीं होती है। और थर्ड स्टेटमेंट क्या कह रहा है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, इसमें तो देखो आप 1 साल से कम उम्र के बच्चों की बात करते हो, ना कि 5 साल। ये तो एक क्लैरिटी थी जो हमने अच्छे से देख ली, ठीक है।
तो इस तरीके से इस पर्टिकुलर वीक के हमारे इंपॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चंस थे वो हमने कवर किए, जिनमें हमने जानने की कोशिश की कि किस तरीके से क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं और साथ ही साथ हमारी तैयारी कैसी रही। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट हफ्ते कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ में। स्टे कनेक्टेड। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।